बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू अमेरिकन हिस्ट्री सीरीज़ में वेलकम। आज हम अमेरिकन हिस्ट्री सीरीज़ में सेकंड लेक्चर जो है इसे देखने लगे हैं। और इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने 1492 से लेके और 1789 तक जो है वो देखा था, यानी कि जो डिस्कवरी थी अमेरिका की वहाँ से लेके और जो रेवोल्यूशन था वहाँ तक हमने बात की थी। अब आज इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 1789 से लेके 1940 तक, यानी कि रेवोल्यूशन के बाद जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है WW1 तक, इसकी हम आज हिस्ट्री जो है वो देखेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी सबसे पहले कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो क्या हुआ। एक नई जो कौम थी तो उस नई कौम ने ख़ुद को कैसे जो है वो संभाला, उसके बाद जो चैलेंजेस थे वो क्या थे और चैलेंजेस और ग्रोथ किस तरह की रही। फिर हम जो है वो स्लेवरी के ऊपर बात करेंगे कि स्लेवरी के एवोल्यूशन के लिए क्या क्या होता रहा, किस तरह से जो इतना ज़्यादा जो स्लेव्स लेके आए गए थे तो उनका क्या हुआ। और इसके बाद हम अमेरिकन सिविल वॉर की बात करेंगे और उसमें जो है वो इब्राहम लिंकन का जो रोल है उसकी बात करेंगे। और उसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन का एरा है उसकी बात करेंगे। फिर फास्टेस्ट ग्रोथ अमेरिका की देखेंगे। इसी के साथ जो है वो लेबर स्ट्राइक्स जो है उसकी बात करेंगे। और रीग्रोथ और यूरोपियन माइग्रेशंस जो है इसकी बात करेंगे। और उसके बाद जो है वो वुमेन राइट्स एट दी एंड देखेंगे कि इस एरा के अंदर जो है वो किस तरह के रहे। तो जितने भी जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है, यानी कि अब 1789 से लेके और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक, यानी कि 1914 तक जो है वो जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर रहे उन सब के सब को इस टाइम हम जो है वो इस लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे और उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर बात की जाए कि इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद जो है वो हुआ क्या, तो देखिए इससे पहले हमने बात की थी कि भाई जब इंडिपेंडेंस हो गई, यानी कि 4 जुलाई जो है 4 जुलाई को 1776 को जो है वो आज़ादी का जो है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसका ऐलान कर दिया गया। गो के जो जंग है वो 1789 तक जो है वो चलती रही, इवन 83 तक जो है वो वॉर चलती रही। जो ब्रिटिश के साथ जो वॉर थी वो चलती रही, वो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो डिक्लेरेशन था जो अपनी तरफ से इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी एक चार्टर के थ्रू कि भाई अमेरिका जो है वो आज से आज़ाद है, तो वो 4 जुलाई 1776 उसकी जो है वो डेट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया था कि वो जो जितनी भी जो स्टेट्स थी, यानी जो 13 स्टेट्स थी, उन 13 स्टेट्स ने क्या किया था एक्चुअली में कि उन्होंने जो है वो एक इत्तेहाद बना लिया था, एक यूनिटी बनाई थी। और यूनिटी बना के जो है उन्होंने एक कांग्रेस बना दी थी, पीपल्स कांग्रेस बना दी। तो पीपल्स कांग्रेस यानी कि एक पार्लियामेंट बना दी, आप कह लें अगर पाकिस्तान की जुबान में हम बात करें तो एक पार्लियामेंट या कांग्रेस बना दी। और उसमें सारे मुंतखब नुमाइंदे जो है जो स्टेट्स थी उनको उन्होंने मुंतखब किया। और वो जो है सारे के सारे मामलात जो है वो देखती रही उस टाइम तक जिस टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, यानी कि 1789 तक जो मामलात हैं वो ये जो पीपल्स कांग्रेस है ये देखती रही। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि अब पीपल्स कांग्रेस देखती तो रही, लेकिन पीपल्स कांग्रेस के इख्तियार में कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब एक्चुअली में उस टाइम पे तो वो लड़े वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। ज़रा आपको बात समझनी है कि वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए यानी आज़ादी के लिए लड़े थे सारे के सारी स्टेट्स मिलके, लेकिन वो एक कंट्री प्रॉपरली तो नहीं बनी थी, क्योंकि हर स्टेट आज़ाद थी उस टाइम पे और बहुत से लोग जो है उसके हक में भी नहीं थे, जैसे आपको जिक्र किया था कि वो चाहते नहीं थे कि हमें आज़ादी मिले। तो इस वजह से वो तो उस टाइम पे आज़ादी के लिए लड़े। तो अब प्रॉब्लम ये था कि वो एक मुल्क कैसे बने। तो मुल्क बनने के लिए फिर क्या हुआ कि अभी ये प्रॉब्लम इसी तरह से चल रहे हैं, कुछ लोग हिमायत में हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़े। लेकिन कहीं पे अगर मुल्क हो प्रॉपरली, क्योंकि मुल्क वो होगा जिसकी जो है वो बाउंड्रीज होंगी, वहाँ पे लोग होंगे एक जैसे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी सोवरेनिटी होगी, हकमियत होगी, यानी कि वो कंप्लीट उसका एक नेशन स्टेट होगी, उसकी कोई ना कोई हुकूमत होगी प्रॉपरली। तो ऐसा तो अभी फिलहाल था नहीं, एक गवर्नमेंट थी लेकिन वो भी उसका वो स्ट्रक्चर नहीं था। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो एक रिबिलियन है, ठीक है, अब शाइज रिबिलियन जो है 1786 से लेकर 1787 तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले मैसेच्यूसेट के अंदर, वेस्ट मैसेच्यूसेट के अंदर ये इवेंट हुआ। अब इससे हुआ क्या कि इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, क्योंकि इससे पहले हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं था। जब हुकूमत ही जो है वो बराए नाम थी तो उसके बाद जो है वो इख्तियारात जो है वो कहाँ से फिर होते। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो है रिबिलियन हुई। अब रिबिलियन क्यों हुई? डैनियल शाय जो है ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी एक लीडर था, यानी कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तो इसने वाशिंगटन के शाना बेशाना जो है जॉर्ज वाशिंगटन उनके शाना बेशाना वो लड़ा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब मुल्क क्योंकि इतनी लंबी वॉर में गया, तो अब जो इतनी लंबी वॉर में गया तो मुल्क के ऊपर कर्ज बढ़ गया। ठीक है, अब जब कर्ज बढ़ा तो अब कर्ज हुकूमत कैसे चले। अब क्वेश्चन ये है कि मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आर्मी। ठीक है, अब आर्मी क्योंकि उसको प्रोटेक्शन करती है और पुराने जमाने में तो आर्मी की वैसे ही ज्यादा प्रोटेक्शन थी। तो अब
आर्मी थी तो आर्मी को उन्होंने सैलरीज कहाँ से देनी थी, यानी उनकी जो तनख्वाहें हैं वो कहाँ से आई। तो इसका मतलब यह मुल्क तो मकरूज हो गया। तो उसका क्या तरीका है गवर्नमेंट के पास, कि गवर्नमेंट के पास एक ही तरीका होता है टैक्स का, कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, कि अगर कहीं पहले 2 रुपए टैक्स था तो अब 4 रुपए कर देगी, कहीं 4 रुपए है तो 5 रुपए कर देगी, यानी टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करेगी या बॉन्ड्स वगैरह जो है वो इशू करेगी, तो जिससे जो है वो ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इसी तरह से जब इन्होंने क्या किया कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए टैक्स का रेट इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने, तो ऐसे में मैसाचुसेट्स से जो है इस शख्स ने एक जो है वो पूरे की पूरी एक आर्मी लीड की, यानी 4000 लोग जो है वो बागी हो गए, और इनको लीड करा था डैनियल शाई, कि भाई हम ये इतना ज़्यादा टैक्स नहीं दे सकते, ये आप किस तरह सबसे टैक्स ले रहे हो, और ये क्या वफाकी हुकूमत है, इस तरह से मतलब बहुत सी बातें हुई और एक बहुत बड़ी एक जंग हो गई, यानी कि प्रॉपरली जैसे वॉर कहते हैं ना, एक वॉर सिविल वॉर हुई, और अच्छी खासी वॉर के बाद जो है वो अच्छी खासी शहादतें भी हुई, उसके बाद जाके प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। यहाँ पे ये देखिए इसकी याद में आज भी जो है यहाँ पे ये शायद इसका यहाँ पे जो रेवोल्यूशन है इसकी डेट लिखी हुई, और उन्होंने यहाँ पे अमेरिका के अंदर इसको जो है वो यादगार बनाया हुआ है। सिर्फ इसलिए यादगार बनाया हुआ कि ये एक यादगार इवेंट था जहाँ पे बेगुनाह लोग जो है वो गोलियों का निशाना बने और मारे गए। लेकिन अब इससे हुआ क्या, ठीक है, क्योंकि वो लोग तो अपने इकोनॉमिक और सिविल राइट्स की बात कर रहे थे कि उन्होंने तो अब जाहिर बात है मुल्क बन गया था तो किससे डिमांड करते, और ऊपर से जो मुल्क बना वो उन्हीं से टैक्सेस कलेक्ट कर रहा था, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उनके लिए। तो इसी वजह से अब उन्हें जरूरत पड़ी कि भाई ये मामला तो कुछ सीरियस होते जा रहे हैं, अब हमें एक मुल्क बनाना ही पड़ेगा, यानी एक ऐसा मुल्क जो कि जिसकी सोवरेनिटी हो, जिसका इख्तियार हो उसके लोगों के पास, और वो किसी तरह से मैनेज होकर चल सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन की आवाज़ें ज़्यादा आने लगी। ऐसे में एक जो है वो मीटिंग हुई 1786 के अंदर, जिसमें सिर्फ 4 स्टेट्स जो हैं वो 13 में से शामिल हुई। अब 13 में से 4 स्टेट शामिल हुई, तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है यहाँ पे कि वो स्टेट्स चाहती नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट बने। उसकी वजह ये है कि उन्हें पता है अगर फेडरल गवर्नमेंट बनेगी तो उनका जो इख्तियार है, जो लोकल लीडर वहाँ पे मौजूद हैं, उनका जो इख्तियार है वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इसकी राह में रुकावट थी। उसके बाद क्या हुआ, जब ये हालात पूरा तकरीबन 1 साल चले, ये रिबिलियन चला, तो इससे लोगों को एहसास हुआ कि भाई ये गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो फिर एक जो है वो जो है पूरे का पूरा कन्वेंशन बुलाया गया 25 मई से लेके 17 सितंबर 1787 तक, ठीक है। और इसमें जो है दोबारा से सिर्फ एक स्टेट नहीं आई, लेकिन बाकी सारी की सारी स्टेट्स यहाँ पे मौजूद थी। वहाँ पे फिर एक आइन का फैसला किया गया कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना है, और इसकी जो सदारत थी वो जॉर्ज वाशिंगटन कर रहे थे, और उन्होंने ही जो है फिर वहाँ पे स्पीच की और बताया कि अब हमें जो है वो एक मुल्की हुकूमत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक ऐसी हुकूमत जो कि जिसके पास सोवरेनिटी हो, हाकिमियत हो, जिसके पास जो कंट्रोल कर सके, वरना ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। तो ऐसे में जो है फिर वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फिर लागू किया गया, यानी कि 1789 के अंदर जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ। और इस तरह 4 अप्रैल जो है 1789 को जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो पहले जो है वो सदर बने अमेरिका के, और सदारती निज़ाम वहाँ पे रखा गया, और सेपरेशन ऑफ पावर्स का वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया, यानी कि एक साइड पे जो है वो लेजिस्लेटर, दूसरी साइड पे जो है वो एग्जीक्यूटिव, और तीसरी साइड पे जुडिशरी। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं नेक्स्ट में एक जो है वो अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। अभी हम सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो हिस्ट्री है उसको यहाँ से डिस्कस करते चले जाएंगे। उसके अलावा जो बिल ऑफ राइट्स था, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि जो इन्होंने ब्रिटिश से डिमांड की थी, उस बिल ऑफ राइट्स को 1791 के अंदर जो है इन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और फिर कैपिटल जो था स्टार्ट में न्यूयॉर्क था, उसके बाद न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया वहाँ गया, फिलाडेल्फिया से फिर जो है वो वाशिंगटन डीसी जो है वहाँ पे शिफ्ट हो गया, और उसके बाद हम जानते हैं कि आज तक जो है वो अमेरिका का जो दारुल हुकूमत है वो वाशिंगटन डीसी ही है। और इस तरह से जो है वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की इब्तिदा हुई। तो बहुत से लोग जो है ये मानते हैं, बहुत से हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो डैनियल शाइज रिबिलियन थी, कि हर बुरे काम के पीछे भी कुछ अच्छा छुपा हुआ है, कॉन्सेप्ट है ना कि भाई जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये यहाँ पे एक निकला कि भाई ये जो अगर रिबिलियन ना होता, यहाँ पे ये बगावत ना होती, तो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट किसी सूरत नहीं बननी थी, और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आइन नहीं बनना था। तो इस रिबिलियन ने जो है मुल्क को वाकई में एक मुल्क बना दिया, कि वो जो स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स मौजूद थी। जाहिर बात अब 13 स्टेट्स थी, सब के सब चाहती थी कि हम जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट हुकूमत करें। तो वहाँ पर फिर एक फेडरलिस्ट सिस्टम जो है उस टाइम पर बना कि अब जाहिर बात है सेंटर से गवर्नमेंट कंट्रोल होगी, इनके लॉज यहाँ पे इंप्लीमेंट होंगे। तो वो फिर कुछ लोग चाहते थे, कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन फिर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की इब्तिदा हो गई, ठीक है।
अब इसके बाद क्या हुआ कि साथ ही जो है वो बैंक जो है बैंक के अब बैंक्स बनाए गए साथ में, क्योंकि बैंक की सपोर्ट, अब इकोनॉमिक सिस्टम सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा इशू था ही उस टाइम पे क्या कि अमेरिका मकरूज़ हो चुका था, ठीक है। तो उस मकरूज़ होने की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने फिर बैंक बनाए और वहाँ से जो है वो नोट्स वगैरह इशू हुए और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा स्टेबिलिटी स्टार्ट हुई। इसमें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हैमिल्टन साहब का माना जाता है, ठीक है। ये जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर थे वाशिंगटन के अंदर, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन ने दो लोग जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए थे। यहाँ पे आपने ज़रा बात को समझना है कि अब गो के ये जो हैमिल्टन थे ये अपोजिशन के लीडर थे, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि वाशिंगटन ये समझते थे कि अगर अपोजिशन को साथ न लिया, क्योंकि नया नया मुल्क बना है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अपोजिशन भी साथ साथ मौजूद हो, तो प्रॉब्लम तो ज़्यादा होंगे। एक तो इनको जो है फाइनेंस का जो है वो चार्ज दिया गया और दूसरी साइड पे स्टेट जो है, स्टेट के जो अफेयर्स हैं उनके लिए जो है वो जेफरसन को रखा गया, वो भी जो है वो अपोजिशन के ही थे। अब ये जो दो लोग थे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गो के क्योंकि हुकूमत कर रहे थे अपोजिशन में, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। तो ये जो हैमिल्टन थे इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। इवन पहले ही 2 सालों के अंदर माना जाता है कि 2 साल में मुल्क के कर्जे भी ख़त्म कर दिए और जो है वो बहुत सी नई इस्लाहात भी जो है वो रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करवाई। गो कि जिसके के तौर पे इन्होंने क्या किया जी, टैक्स भी बढ़ाया और ख़ास करके शराब के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। अब जो शराब के ऊपर टैक्स बढ़ाया तो उसके ऊपर पूरे का पूरा फिर एक जो है वो रेवोल्यूशन भी हुई। ये यहाँ पे 1894 के अंदर जो है वो विस्की रिबिलियन जिसे कहा गया, ठीक है। अब ये जो विस्की रिबिलियन था ये इस वजह से था कि भाई शराब के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था, क्योंकि नया मुल्क था तो जाहिर बात है उसे पैसे जो है वो कहीं ना कहीं से चाहिए थे, तो इन्होंने जो है फिर इसके ऊपर लगाए। तो फिर जो है वो एक एहतजाज भी शुरू हुआ। गो कि इन्होंने इसी तरह जारी रखा। बाद में आने वाले सदर जो हैं खासकर जेफरसन, उन्होंने फिर ये टैक्स जो है वो ख़त्म किया। तो बहुत अच्छे से यानी इन्होंने फाइनेंसेस को मैनेज किया स्टार्ट में जब अमेरिका को ज़रूरत थी। साथ ही जो है वो 2 पार्टी सिस्टम जो है उस टाइम पे भी जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। उसमें फर्स्ट जो पार्टी थी वो तो फेडरलिस्ट पार्टी थी, यानी कि जो जिसने वफाकियत बनाई थी, जिसका आइडिया था यानी जॉर्ज वाशिंगटन साहब का, तो उन्हीं की जो पार्टी थी यहाँ पे 1789 के अंदर जो प्रेसिडेंट बने थे तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी फेडरलिस्ट पार्टी। और दूसरी जो इसके मुकाबले में बनी 1792 के अंदर, यानी कि जो सेकंड इलेक्शन थे उसके अंदर जो बनी थी, तो वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी थी। लेकिन ये वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है जिसे आज हम जो है वो देखते हैं, तो वो और पार्टी है जो बाद में बनी, ये और पार्टी थी, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि अब जब आज़ादी मिल गई, उसका साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, तो अब चैलेंज था कि मुल्क को खड़ा करना। उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था जी, बरतानिया की हुकूमत, क्योंकि अब साथ में जो कनाडा था, कनाडा के ऊपर होल्ड किसका था, वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो वो बहुत ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम्स थे और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे और इवन बाद में भी चलते रहे। लेकिन उनको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि उन्हीं से आज़ादी हासिल की थी, तो एक ट्रीटी साइन की गई, जे ट्रीटी जिसे कहा जाता है 1794 के अंदर। और इस ट्रीटी से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश के साथ जो हालात थे बरतानिया के साथ, उनको थोड़ा नॉर्मल किया गया। उनके साथ जो ट्रेड है खास करके उसको बहाल किया गया, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ट्रेड की ही थी एक नए मुल्क को, तो और दूसरा जंगों से दूर रहना था। तो ये जो ट्रीटी है इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ब्रिटिश के साथ जो है वो रिलेशंस जो है वो बेहतर करने में। अब चैलेंजेस की अगर बात करें कि चैलेंजेस जो है वाशिंगटन साहब को, नई गवर्नमेंट को क्या थे, उसमें सबसे पहला जो चैलेंज था वो नॉर्थ वेस्ट इंडियन वॉर थी, कि यानी जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो वॉर लगी हुई थी, ठीक है जी, वो वॉर उसी तरह से जारी थी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो कबीले मौजूद थे इंडियंस के, ठीक है, तो वो जो है वो हमेशा से, क्योंकि जाहिर बात है उनके ऊपर जब कब्जा हो रहा है या उनको हक नहीं दिए जा रहे या उनको गुलाम बनाया जा रहा है, तो उनकी जो है वो जंग तो होगी, जो लास्ट में हम पूरा प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पे वॉर्स लगी हुई थी। इसके अलावा जो छोटी छोटी वॉर्स लगी हुई थी इसी तरह से कबीलों के साथ लगी हुई थी, या खास करके स्पेनिश वहाँ पे मौजूद थे, फ्रेंच वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ जो वॉर्स लगी हुई थी। तो ये जो जंगें थी इनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। इसके अलावा जो है वो बगावतें जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही। तो इन्हीं में बगावत, जैसे मैंने कहा कि ये जो विस्की रिबिलियन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो वाशिंगटन साहब खुद, क्योंकि पहले जनरल थे आर्मी के, आर्मी में उन्होंने रेवोल्यूशन में लीड कर चुके थे, तो वो खुद ही जो है वो आर्मी की कमांड करके गए और उन्होंने मुकाबला किया, ठीक है, और कौम के हौसलों को बढ़ाया। और इसके अलावा जो वाशिंगटन थे उन्होंने 2 टर्म्स जो है फर्स्ट हुकूमत की, यानी कि पहली दफ़ा सदर मुंतखब हुए और दूसरी दफ़ा दोबारा मुंतखब हुए, और दूसरी दफ़ा जब मुंतखब हुए तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर जो है वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। और 97 के अंदर, यानी कि 1797 के अंदर जो है उन्होंने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की, सिर्फ इस वजह से कि भाई वो तीसरी मरतबा भी मुंतखब हो सकते थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने जब टोन देखी सेकंड टाइम की, क्योंकि सेकंड टाइम में कुछ इश्यूज़ ऐसे सामने आए कि जिससे उन्हें ये शक हुआ कि भाई अब ऐसा हो सकता है कि मैं अब, क्योंकि फ़िलहाल तक तो हीरो, ऑब्वियसली ये फर्स्ट वाली जो पिक्चर है ये वाशिंगटन साहब की है, तो अभी तक उन्होंने कहा कि मैं हीरो हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि लोग जो है वो मुझे दिल से भुला दें और मेरे लिए जो है उनके एहसास बदल जाएँ।
उसकी वजह यह है, एक तो लोगों ने बदल ही जाना होता है, और दूसरा सबसे बड़ा जो अपोजिशन पार्टी बन गई थी 1792 के अंदर, ठीक है, उनको कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो एतराज़ स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे इसको ज़रा समझिएगा कि पॉलिसीज़ के ऊपर एतराज़ का मतलब क्या है, कि ये जेफरसन है दूसरी पिक्चर उनकी, तो एतराज़ का मतलब ये था कि जैसे मैंने कहा वफाकी निज़ाम बना था, और ये खुद भी पार्टी फेडरलिस्ट पार्टी थी। तो अब ये जो एक नया मुल्क बना है, अब इस मुल्क को चाहिए, एक साइड पे क्या चीज़ चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट सुवरेनिटी, हाकिमियत चाहिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि ना कोई बाहर से मुदाखलत कर सकता है अमेरिका के मामलात में अब, क्योंकि वो पूरे का पूरा जो है वो सॉवरन कंट्री हो गया, और ना ही इंटरनली जो है वहां पे कोई अपनी हुकूमत बना सकता है या वहां पे किसी जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो स्टेट्स हैं, गो कि ये मुल्क तो बन गई, लेकिन क्योंकि अभी नया सिस्टम था, तो नए सिलसिले में इनको जब ये कहा गया कि भाई आपने वो रूल्स मानने हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वो नहीं जो आप बना रहे हैं, क्योंकि अब 13 अलग अलग स्टेट्स थी, तो इनमें से बहुत सी स्टेट्स ऐसी थी जिन्हें प्रॉब्लम था, जो चाहती थी कि वो आज़ाद ही रहें, गो के सेंटर के तहत रहें, लेकिन फिर भी आज़ाद रहें और अपना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद जो है वो बनाएं। तो इसमें प्रॉब्लम था, इस वजह से इन्हें जो डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी जो बनी थी, तो उसका एम ही ये था कि भाई जो पॉलिसीज़ हैं वाशिंगटन साहब की, वो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की हैं, और वो इल्ज़ाम लगाया करते थे वाशिंगटन के ऊपर कि भाई ये तो एक मार्शल लॉ डिक्टेटर है। यानी इल्ज़ाम क्या लग गया कि भाई ये जमहूरी मुल्क हमने बनाया, तो आप तो फौज के मिजाज के बंदे हैं, तो आप जो है इतनी ज़्यादा सख्ती करते हैं, तो ऐसे हालात नहीं चल सकते। तो इसलिए अपोजिशन पार्टी बनी, और अपोजिशन पार्टी की वजह से इनकी जो थोड़ा जो नाम था वो ख़राब होना स्टार्ट हो गया। इसी वजह से इन्होंने जो है फिर सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म के लिए ये आगे जो है वो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट नहीं किया जॉर्ज वाशिंगटन ने। और खैर इनका जो फेयरवेल एड्रेस है उसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है उसमें, जिसमें इन्होंने ये कहा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो क्या था कि आपने मेहनत करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और दूसरा ये कि किसी भी मुल्क के साथ मुस्तकिल दोस्ती नहीं करनी, जिसको आज भी जो है वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है या करवाया जाता है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फॉरेन पॉलिसी में, कि कोई भी आपका ना मुस्तकिल दोस्त है ना दुश्मन है, कि आज के जो दुश्मन है वो कल के दोस्त होंगे। अब बिल्कुल वैसे ही देखिए, इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे आज जो है वो अमेरिका एक साइड पे है और दूसरी साइड पे जो है वो बरतानिया है, आज दोनों जो है वो किस तरह से शेरो शक्कर हुए हुए हैं, किस तरह से एक साथ हैं, लेकिन कल को ये एक दूसरे के कितने ज़्यादा जानी दुश्मन थे। ऐसा ही है, तो उसका मतलब यह है कि ना दोस्ती परमानेंट होगी और ना दुश्मनी जो है वो परमानेंट होगी। तो यही सबसे बड़ी नसीहत इन्होंने की, और इस तरह से इनका जो टेन्योर है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ, लेकिन इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की और एक अमेरिका की बुनियाद रखी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी सेकंड प्रेसिडेंट की। दूसरे जो सदर साहब थे वो जॉन एडम्स थे, ठीक है, और ये लेकिन बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर इख्तिलाफात किए गए कि भाई ये जो फेडरलिस्ट हैं, यानी कि जो वफाकी एक हुकूमत का ढांचा है, ठीक है, वफाकी हुकूमत ये काफ़ी ज़्यादा सख्त किस्म की है, लेकिन फिर भी जो है वो लोग जो थे उन्होंने फेडरलिस्ट पार्टी के ही मेंबर को चुना दोबारा से, जॉन एडम्स को। यानी कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का फ़िलहाल अभी तक कोई भी जो है वो उनको जीत हासिल नहीं हुई। तो अगले जो सदर थे इन्होंने 1797 से लेके 1801 तक जो है वो हुकूमत की, और कोई भी इतना कोई खातिर ख्वाह जो है इनके दौर में कोई ऐसा कोई नुमाया कारनामा नहीं रहा, क्योंकि 4 ईयर्स की प्रेसिडेंसी है, तो अब जाहिर बात है नया मुल्क है, अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब एकदम से तो उस तरह बिल्कुल आगे बढ़ नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ कि जेफरसन आ गए और 2 टर्म्स इन्होंने लगाई, यानी कि अब जो है 1801 के बाद 1801 के बाद जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और ख़ास करके जो जेफरसन जो हम बात कर चुके हैं कि पहले स्टेट के मिनिस्टर भी थे, ठीक है, वाशिंगटन के अंदर, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया था, अपोजिशन में थे गो, लेकिन फिर भी हुकूमत के साथ काम करते रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसी वजह से जो है गवर्नमेंट लोगों ने उन्हें रिकग्नाइज़ किया, और इसके बाद जो इलेक्शन हुए 1801 के, तो उसमें उन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की, और सिर्फ एक कामयाबी नहीं बल्कि जो 4 साल के बाद दोबारा इलेक्शन हुए तो फिर से इन्हें जो है वो री इलेक्ट कर लिया गया। तो 2 दफ़ा ये सदर जो है वाशिंगटन की तरफ मुंतखब हुए 1801 से लेके 1809 तक। अब जब ये सदर मुंतखब हुए तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है चैलेंजेस गो के ज़रूर थे, लेकिन ये शख्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसीज़ जो हैं वो अडॉप्ट की। अब सबसे पहली पॉलिसी क्या थी कि इन्होंने बावजूद इसके कि ये जो फेडरल सिस्टम था उसके खिलाफ थे, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, लेकिन फिर भी जब ये खुद सदर बने तो इन्होंने क्या किया जी, सबसे पहले इन्होंने जो है वो फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग किया।
फेडरेशन को स्ट्रांग क्यों किया? क्योंकि जब ये सदर बने तो इन्होंने देखा कि अब मुल्क के प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो देखा मुल्क के प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि नया मुल्क है तो प्रॉब्लम्स कैसे दूर होंगे? वो प्रॉब्लम्स एक ही तरह से दूर हो सकते हैं कि मिलजुल के काम किया जाए, और मिलजुल के काम करने के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी जो स्टेट्स हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करना चाहिए। इसलिए जो है इन्होंने भी जो है वो फेडरल सिस्टम को ही अडॉप्ट किया और काफ़ी स्ट्रांग जो है वो होल्ड रखा। गो कि लोगों ने इनके ऊपर तनकीद भी की, लेकिन इस बंदे ने परवाह नहीं की और अपना काम जो है वो जारी रखा। और पूरे का पूरा इन्हीं माना जाता है कि जेफरसन ने हुकूमत को इस तरह कंट्रोल किया कि वाकई में जैसे हकीकत मार्शल लॉ हो कि हर शोबे के अंदर जो है खुद ही का इन्फ्लुएंस, और जो एक कांग्रेस बनी हुई थी उस कांग्रेस को भी इवन जो है सम टाइम उनसे भी पूछे बगैर बहुत से स्टेप्स लिए गए, जैसे कि खास करके लुइसियाना की जो परचेज है इसके हवाले से इनको कहा जाता है कि इन्होंने फ्रांस से जो है वो 1803 के अंदर लुइसियाना का एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो परचेज़ किया, और वो बगैर पार्लियामेंट के पूछे, यानी जो उनकी कांग्रेस थी उससे कंसेंट नहीं लिया और उनसे बगैर पूछे जो है वो इन्होंने ले लिया। इस पर बहुत से लोग जो है वो खुश भी थे कि यार ये तो बहुत इंडिपेंडेंट जो है वो हमारा सदर आ गया, लेकिन बहुत से लोग जो खास करके पॉलिटिकल जो लोग थे वो इसके ऊपर काफ़ी खफा थे कि भाई ये क्या जो है ना, ये पॉलिटिकल सिस्टम है लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर किसी को पूछा ही नहीं जा रहा और अपनी मर्जी से फैसले किए जा रहे हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा इन्हें अपोजिशन का सामना भी करना पड़ा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये अपनी बात पे अड़े रहे और वही करते जो इनका दिल करता। उसके बाद जो है यहाँ पे स्लेवरी का इशू जो है वो सामने आया। अब ये बहुत बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज जो है वो अमेरिका के लिए था, गो कि जो बाद में हम देखेंगे कि बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा, लेकिन अभी स्टार्ट था तो स्टार्ट में एक चैलेंज था। अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी बात समझनी है कि अगर यहाँ पे हम ये मैप बनाते हैं अमेरिका का, तो इसमें यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारी साइड नॉर्थ की साइड अमेरिका की है, ठीक है, आगे हम मैप में देख भी लेंगे, तो जो नॉर्थ की साइड अमेरिका की है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम था कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी। क्यों इंडस्ट्रीज़ थी? ये फर्स्ट में मैंने बात की थी कि इंडस्ट्रीज़ इसलिए थी कि यहाँ पे पहाड़ियाँ थी छोटी छोटी, तो पहाड़ियों की वजह से प्लेन एरिया तो था नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी और इस तरह के बिजनेसेस थे। इसलिए ये लोग जो हैं ये जो स्लेवरी है इसके खिलाफ थे, ये नहीं चाहते थे कि ग़ुलामी रखी जाए। और दूसरा ये मानते थे क्योंकि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, हम खुद पहले ग़ुलाम थे, अब हम आज़ाद हो चुके हैं बरतानिया से, तो इसलिए अब ग़ुलामी जो है, हम खुद ग़ुलाम नहीं तो हमें भी यह हक नहीं कि हम किसी को ग़ुलाम रखें। लेकिन दूसरी साइड पे जो साउथ था, साउथ के साइड पे बिल्कुल अपोजिट था। उसकी वजह क्या थी कि बताया था कि यहाँ पे प्लेन्स बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो खेती बाड़ी का पूरे का पूरा सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और ख़ास करके कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे काश्त की जाती थी। तो अब ये कॉटन की फसल बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ खेतों के अंदर जो है वो लाखों की तादाद में स्लेव्स काम करते थे और जो लैंड लॉर्ड्स थे वो बैठ के खाया करते थे। तो इस वजह से जो साउथ था वो तो स्लेवरी के हक में था कि भाई स्लेवरी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही थी स्लेवरी। लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो नॉर्थ स्लेवरी के अगेंस्ट में था कि भाई अब स्लेव्स नहीं होने चाहिए, हम आज़ाद हो चुके हैं। तो इस वजह से मुल्क दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ था स्लेवरी की राय को लेके। तो जो भी सदर आता था अब उसके लिए बहुत ज़्यादा ये चैलेंज होता कि अगर वो नॉर्थ से होता तो साउथ वाले जो है, क्योंकि वो स्लेवरी के खिलाफ था तो साउथ वाले उसको अपोनेंट करते, लेकिन इसी तरह अगर वो साउथ से होता तो नॉर्थ वाले उसको ना मानते क्योंकि वो स्लेवरी के हक में था। तो उसको खुद को बैलेंस करना काफी ज्यादा बड़ा चैलेंज था उस प्रेसिडेंट को जो भी वहां पे आता। लेकिन नॉर्मली होता ये रहा, जब तक ये स्लेवरी खत्म नहीं हुई अमेरिका के अंदर, तब तक ये होता रहा कि जो भी सदर आता रहा तकरीबन जो है वो साउथ की हिमायत लेके ही आता रहा, यानी उसने पहले इंश्योर करवाया कि स्लेवरी रहेगी तभी वो ऊपर आया, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो स्लेवरी के ऊपर ये इशू यहाँ पे चल रहा था अमेरिका के अंदर, नॉर्थ और साउथ के अंदर। दूसरा लुइसियाना जो है 1803 के अंदर फ्रांस से परचेज हो गया। इसके बाद क्या हुआ जी कि एक्सपेंशन और मिशन डिस्कवरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनकी गवर्नमेंट का एक जो है वो एजेंडा था। वो क्या था कि अब जैसे लुइसियाना जो है वो परचेज हो गया, तो लुइसियाना एक बहुत बड़ा एरिया था। अगर यहाँ पे आप मैप के अंदर देखें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे है, तो ये एरिया जो था लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो ये एरिया यहाँ पे इस टाइम पे अमेरिका था, लेकिन यहाँ का जो बाकी जितना भी एरिया है ये अभी अमेरिका में शामिल नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ये लुइसियाना का इलाका आता था, तो इसको परचेज किया गया। अब जाहिर बात है जब परचेज किया गया तो अब इसका मतलब मुल्क को आगे बढ़ना है, वहाँ पे जाके क्या है, एक तो मुल्क की एक्सपेंशन हो रही है, दूसरा जो है वो डिस्कवरी हो रही है। वहाँ पे जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है वहाँ एग्रीकल्चर, खास करके माइनिंग, और जो मैंने लास्ट कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अमेरिका का स्टार्ट में रहा वो एक ही रहा, और वो क्या था, गोल्ड, यानी सोने की तलाश। कि उस टाइम पे जो अमेरिका की नदियां थी, दरिया थे, वहां से सोना काफी निकाला जाता रहा, तो वो सोना बहुत ज्यादा मिलता था। तो यही सबसे बड़ा पर्पस था, और लोग भी इसे आसान समझते थे कि भाई काम का इससे बेहतर ये है कि निकल जाओ कहीं और जाके जो है ना वो छन्नी सी लगा लो दरिया के ऊपर, तो वहां से सोना निकल जाएगा। तो इस तरह से सोना निकाला करते थे।
इसके अलावा जो है बहुत सी दूसरी जो ज़मीनें हैं उसके ऊपर जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो उससे क्या हुआ कि इकोनॉमी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिली, यानी जो मईशत है जो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो वो जो एक कर्जा था जब स्टार्ट में देखा था वो भी ख़त्म हुआ और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ग्रोथ करना स्टार्ट हो गया और काफ़ी फास्ट ग्रोथ जो है वो अमेरिका उसने करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद जी नए इलेक्शंस हुए और जेम्स मेडिसन जो है वो नए प्रेसिडेंट बन के आए 1809 से लेके 1817 तक। अब ये भी काफ़ी अच्छे थे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से ही थे, ठीक है, यानी कि दोबारा से जो है वो डेमोक्रेटिक के ही उम्मीदवार सामने आए हैं और ये भी जो है वो 2 टर्म्स लगा के गए। लेकिन इनकी 2 टर्म्स के बाद हुआ क्या कि जो फेडरल पार्टी थी, फेडरलिस्ट पार्टी जो बुनियाद बनी थी अमेरिका की, वो फेडरलिस्ट पार्टी जो है वो ख़त्म हो गई, ये नुकसान भी हुआ। तो जेम्स मेडिसन जो है ये भी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को नुकसान भी हुआ। उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इवेंट इनके दौर में हुआ वो क्या था कि वॉर जो है वो बरतानिया के साथ स्टार्ट हुई। वॉर क्या थी? 1812 की वॉर इसे कहा जाता है। जून 18 जो है यानी 18 जून 1812 को जो है ये जंग लड़ी गई और इस जंग में एक साइड पे जो है वो बरतानिया था और दूसरी साइड पे जो है वो अमेरिका था। तो अब ये जंग हुई कैसे एक्चुअली में? अब देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट में जो बरतानिया है, अब वो क्या था, वो हुक्मरान था अमेरिका का, लेकिन जब आज़ादी हासिल कर ली गई तो उसको एक गुस्सा था अमेरिका के ऊपर, क्योंकि पूरी की पूरी एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई और उसमें बरतानिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था, क्योंकि ये वही लोग थे जो एक्चुअली में बरतानिया से ही भाग के आए हुए थे मज़हब के, ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट में, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये था कि इनको फिर भी प्रॉब्लम था। उसकी वजह ये थी कि ये कई जहाज़ों वालों को पकड़ लेते, जैसे कि अब जो जहाज़ समंदर के अंदर होते, अब समंदर के अंदर जहाज़ कोई भी पकड़ा तो उसको पकड़ लिया, कहा भाई ये जहाज़ हमारा था, क्योंकि पहले आपका मुल्क हमारा था, जहाज़ पकड़ लिया, उनकी ट्रेड को नुकसान पहुंचाया। तो हमेशा बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ना कुछ इश्यूज लगे ही रहते हैं छोटी छोटी बात के ऊपर, चाहे बॉर्डर को लेके हों, कश्मीर इशू को लेके हों। इस तरह बहुत से इलाके भी खास करके इनके ऐसे थे जो कि अभी तक जो है ना फैसला हो सका था कि वो बरतानिया के रहेंगे या अमेरिका के रहेंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा वेस्ट की साइड पर जो इलाके थे वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, टेंशंस थी, तो वॉर चलती ही रहती थी। इसी तरह से समंदर के अंदर जो जहाज़ थे उनके कैप्टन को पकड़ लिया जी, कप्तान साहब को कहा पहले आप हमारे कप्तान हुआ करते थे, याद है आपको कि भाई पहले आप हमारे कप्तान थे और अब आप जो है वो अमेरिका के बन गए हो, लेकिन पहले तो हमने आपको भर्ती किया था, इसलिए वो सिर्फ पकड़ लेते। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और इसमें अमेरिका की जो आवाम थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था कि यार ये क्या तमाशा है कि हर रोज़ हर दूसरे दिन जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो बरतानवियों ने बनाया हुआ है, तो क्यों ना इनके खिलाफ जो है जंग की जाए और जंग करके जो है वो इनको सबक सिखाया जाए। अब ज़रा बात को समझिएगा, ये इस मैप में आप अगर देखें यहाँ पे, तो ये जो इस साइड का कनाडा का इलाका है, फिलहाल कनाडा के इलाके के ऊपर जो है वो बरतानिया था। तो इसका मतलब इनके बॉर्डर्स अभी साथ साथ थे, ऐसा नहीं कि बरतानिया इतने दूर से इनके ऊपर अटैक करना रहे, वहाँ से भी आता कि समंदर भी मौजूद था, अटलांटिक ओशन पूरे का पूरा मौजूद था, लेकिन अभी साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे इसका पूरे का पूरा बरतानिया का कंट्रोल है कनाडा के एरिया के ऊपर। तो दो हमसाई कंट्री एक किस्म के अभी फिलहाल ये बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, अमेरिका ने जो है वो जंग स्टार्ट कर दी, गो कि जंग स्टार्ट कर दी। और ये बहुत ही गलत फैसला जो है वो मेडिसन का माना जाता है, जेम्स मेडिसन का, कि उन्हें ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हें अपोजिशन का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी जो है वो ये जंग हुई और इस जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है खास करके किसका हुआ जी, अमेरिका का हुआ। क्योंकि अब अमेरिका की अभी फौज नई नई बनी थी, उनका एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर था कुछ और तरह का, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तो बहुत स्ट्रांग थी, वो तो 600 सालों से हुकूमत कर रही थी, तो उनके पास तो बहुत ही डेवलप्ड सिस्टम था। तो ऐसे में क्या हुआ कि बहुत शदीद किस्म का नुकसान जो है वो पहुंचाया गया इस जंग के दौरान, किसको जी, पहुंचाया गया अमेरिका को। तो अब अगर यहाँ देखें तो देखिए स्टार्ट कैसे हुई कि सबसे पहले जो 10,000 जो जहाज़ थे, बहरी जहाज़ थे, उनको जो है वो बरतानिया ने पकड़ लिया और पकड़ के, क्योंकि फ्रांस के उस टाइम पे वॉर स्टार्ट हो चुकी थी नेपोलियन की, तो नेपोलियन की वॉर के लिए जो है हमें पता है कि यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो टेंशन उस टाइम पे फैली हुई थी। अब ये जो यूरोपियन हिस्ट्री है उसमें डिस्कस डिटेल से करेंगे, लेकिन जो यूके है और फ्रांस है इसकी बहुत शदीद किस्म की दुश्मनी थी, ऐसा ही है। तो वहाँ पर वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, तो इन्होंने 10,000 शिप्स पकड़ के उस वॉर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए ब्रिटिशर्स ने। एक ये, दूसरा जो है वो ब्रिटिश ये चाहता था कि एक बफर जोन जो है वो क्रिएट किया जाए। अब बफर जोन किसे कहा जाता है? बफर जोन ये है कि दो स्टेट्स हैं, एक स्टेट यहां पे है और दूसरी स्टेट यहां पे है, इन दोनों के आपस में जंग है या दुश्मनी है, इनके बीच में एक थर्ड न्यूट्रल स्टेट जो होगी, तो वो स्टेट जो है वो इन दो के बीच में बफर जोन का काम करेगी। तो बिल्कुल जो ब्रिटिश है यानी बरतानिया जो है वो ये चाहता था कि जो अमेरिका है, अमेरिका और खास करके जो इंडियंस का इलाका है, यानी जहां पे इंडियंस अभी इस टाइम पे इन्हें पीछे धकेला जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो इंडियंस के इलाके को,
ठीक है, जो वहाँ के जो नेटिव लोग थे, तो उनके इलाके को चाहता था बरतानिया के एक मुल्क बना दिया जाए, एक स्टेट बना दी जाए। तो इससे क्या होगा कि ये जो डायरेक्ट वॉर है अमेरिका के साथ, एक तो अमेरिका को नुकसान भी होगा, दूसरा डायरेक्ट वॉर भी अमेरिका से हमारी नहीं हुआ करेगी और हम उनके सपोर्ट करेंगे तो हमें ही ज़्यादा फायदा होगा। तो ये इनकी एक राय थी, इसी वजह से वॉर स्टार्ट हुई थी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फिर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को इसमें हुआ, शदीद किस्म का। यहां तक कि आप ये इस पिक्चर के अंदर देखिए, ये वॉशिंगटन डीसी है कि वॉशिंगटन डीसी जो है यानी जो प्रेसिडेंट का जो गढ़ है उसको ही आग लगा दी गई। और इस यहां तक क्योंकि जो बरतानवी फौज है यहां पहुंची और उसने आके यहां पे तबाही मचाई और पूरे की पूरी जो जितनी भी स्टेट बिल्डिंग्स थी उन सारी की सारी स्टेट बिल्डिंग्स को यहां पे आग लगा दी। तो एक लम्हे के लिए दोबारा से जो है वो अमेरिका, अगर कुछ टाइम तक अगर ये दोबारा वॉर चलती तो अमेरिका दोबारा से जो है वो कनाडा के ब्रिटिशर्स के कब्जे में चला जाता। लेकिन फिर जो है एक दो इवेंट ऐसे हुए जिससे वॉर की काया जो है वो पलटी। अब क्योंकि स्टार्ट में जैसे मैंने कहा अमेरिका बहुत ज़्यादा हार रहा था और बिल्कुल यानी तकरीबन ऐसा लग रहा था कि जैसे दोबारा से जो है वो कॉलोनी बनने जा रहा है ब्रिटिशर्स की। लेकिन फिर विलियम हेनरी जो है इस शख्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का रोल प्ले किया, यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा है। तो उसमें जो है ना विलियम हेनरी ने क्या किया जी कि विलियम हेनरी ने एक शानदार किस्म की जो है फतह हासिल की वॉशिंगटन के अंदर, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर उसके बाद कामयाबी हासिल हुई और इसी के साथ फिर जो है फिर एक ट्रीटी भी साइन हो गई, ठीक है जी। जब ट्रीटी साइन हुई तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स फिर जो है वो थोड़े से ख़त्म हो गए, क्योंकि अब वॉर तो जारी थी लेकिन अब ट्रीटी से पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से अमन हो जाए। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जब अमेरिका को नुकसान हुआ तो पहले तो अमेरिका नहीं चाहता था कि ट्रीटी साइन हो, लेकिन अब अमेरिका को जब लगा कि भाई उस साइड पे जो है वो नेपोलियन को भी शिकस्त हो गई है तो अब ऐसे में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो फिर ऐसे में जो है वो काफ़ी जो है वो मीटिंग्स की गई और ख़ास करके एक मीटिंग जो है ये कन्वेंशन एक था, ठीक है, हर्टफोर्ड कन्वेंशन जो था, ये एक पूरी की पूरी सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स थी जो कि वॉर के ऊपर स्पेशली हुई, जो कि 15 दिसंबर 1814 से लेके और जनवरी 5 तक 1815 तक जो है ये चलती रही। और इसके अंदर क्या हुआ कि फैसला किया गया कि भाई अब हमें अमन करना है और अमन कैसे करना है कि अब हमें जो है इनके साथ पीस टॉक्स करनी है। तो ऐसे में जो है दूसरा एक तो एंड्रू जैक्सन जो है ये भी सामने आया और इस शख्स ने भी जो है वो ब्रिटिशर्स को एक ज़बरदस्त किस्म की डिफीट दी, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। और इससे जो है वो थोड़े से हालात बदले तो एक पीस ट्रीटी जो है वो साइन हो गई। ऐसे में क्या हुआ कि जब पीस ट्रीटी साइन हुई तो फिर भी इवन पीस ट्रीटी साइन होने के बाद भी जो है वो कुछ ना कुछ स्टेट्स के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो जंग लगी हुई थी, लेकिन कुछ हल्की फुल्की झड़पें होती रही, लेकिन ओवरऑल जो एक जंग थी वो यहाँ पे खत्म हो गई। इसके बाद जब ये जंग खत्म हो गई तो इस जंग की जो है वो सेलिब्रेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की गई। यानी जो ग्रेट सेलिब्रेशन की गई वो क्यों की गई कि अमेरिकन जो हैं वो ये मानते हैं कि ये उनकी दोबारा से जो है वो क्या है जी, दोबारा से एक आज़ादी है। अमेरिकन का ये मानना है क्योंकि ये वॉर बिल्कुल हार चुके थे और दोबारा से गुलाम बनने जा रहे थे। तो ऐसे में उन्हें जो हारी हुई जंग थी वो जब उन्हें कामयाबी हासिल हुई, ठीक है, 3 सालों के बाद कि 1812 से लेके और 1815 तक जो है वो ये वॉर चली, तो उसके बाद उन्होंने फिर जो है एक ज़बरदस्त किस्म का जश्न मनाया कि आज हम दोबारा से जो है वो आज़ाद हो गए और उसी मुल्क से आज़ाद हो गए यानी कि बरतानिया से। और इस तरह से ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ये इस दौर के दौरान रहे। अब यहाँ पे इस वॉर ने फ़ायदा दिया। और फ़ायदा क्या दिया कि उसके बाद जो है वो नए इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के बाद जो है जेम्स मॉर्नी जो है वो अमेरिका के नए सदर बन के आ गए और ये भी जो है वो 2 टर्म्स के लिए सदर बने, यानी फर्स्ट टर्म, उसके बाद दोबारा से इलेक्शंस हुए, दोबारा से फिर जीत गए। तो 1817 से लेके 1825 तक जो है इनका टेन्योर रहा जेम्स मॉर्नीस का और ये जो है बहुत ही शानदार किस्म का दौर अमेरिका के अंदर माना जाता है। अब क्यों माना जाता है? क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये जो दौर था ये सारे का सारा ये गुड फीलिंग्स का दौर था। अब गुड फीलिंग्स का दौर कैसे था कि ये एक दौर स्टार्ट हुआ कि जो पीरियड पूरे का पूरा था गुड फीलिंग्स का, कि अब इससे पहले जंग हो गई। अब आपने देखा कि जंग से पहले क्या हालात थे, यहाँ पे जरा इस बात को समझें ताकि आपको समझ आए कि गुड फीलिंग्स कैसे पैदा हुई। कि अब जंगें जब हो रही थी तो जंग से पहले क्या था कि जंग से पहले जो मुल्क था यानी जो अमेरिका था वो तकरीबन अभी भी जो फेडरलिस्ट गवर्नमेंट बनी हुई थी उसको फिर भी उस तरह से नहीं माना जा रहा था और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और वॉर्स लगे हुए थे क्योंकि वो सेंटर को अभी भी नहीं मान रहे थे और वो ये कह रहे थे बहुत सी स्टेट्स खास करके कि भाई हम जो है वो अपने लॉज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे लेकिन हम अपने लॉज इंप्लीमेंट करेंगे। यानी कि यूनिटी जो है वो नहीं थी फिलहाल तक। मुल्क बन गया, मुल्क आगे भी चल रहा था लेकिन यूनिटी नहीं थी। अब जब ये जंगें हुई तो अब जब हालात ख़राब हुए जंगों में तो आखिर मजबूर होकर इन्हें यूनिटी का मुजाहिरा करना पड़ा। इन सारी की सारी स्टेट्स को ये एक हो गई क्योंकि जब तक ये एक नहीं थी तब तक वॉर तो हार रही थी, लेकिन जब एक हुई तो उन्होंने जंग जीती। अब जब इन्होंने जंग जीती तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने फिर जो है पूरे का पूरे इनके अंदर यूनिटी पैदा हुई। तो फिर जब वॉर ख़त्म हुई तो फिर पूरे का पूरा मुल्क एक हो चुका था।
ठीक है, एक हो चुका था, उनके अंदर जो है वो यूनिटी पैदा हो चुकी थी। ऐसे में क्या हुआ, उस यूनिटी की वजह से अगले जो 8 साल का अरसा है तकरीबन, यानी कि 2 जो टर्म्स हैं सदर साहब की मॉर्ने की, तो वो जो 8 साल का अरसा है, उस 8 साल को कहा जाता है जी गुड फीलिंग्स का एरा। कि ये जो गुड फीलिंग्स का टाइम था सिर्फ इसी वजह से था कि मुल्क एक हो गया और मिल के जो है इन्होंने दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट की, और वो जो पिछले 3 साल में तबाही हुई थी मुल्क की, उस तबाही को अब जाहिर बात है दोबारा से अब खत्म भी करना था और मुल्क को आगे लेके चलना था। तो एक कंस्ट्रक्शन की सोच दिमाग में आई, यानी कि मुल्क जो है वो इकट्ठा हो गया, तो इस वजह से इसको एरा ऑफ गुड फीलिंग्स कहा जाता है। अब इसके अलावा मॉर्निस की एक और डॉक्ट्राइन थी, और इस डॉक्ट्राइन के पीछे माना जाता है कि जेफरसन का बड़ा रोल रहा, जो इससे पहले जो 2 टर्म्स लगा के जा चुके हैं जेफरसन, ठीक है, तो जेफरसन का बड़ा रोल रहा कि मॉर्निस डॉक्ट्राइन क्या है। देखिए डॉक्ट्राइन का मतलब कोई भी अगर कोई खास आइडियोलॉजी किसी शख्स की होती है, पॉलिटिकल लीडर की, तो उसको उसकी डॉक्ट्राइन कहा जाता है। तो मॉर्निस डॉक्ट्राइन क्या थी कि भाई आज़ाद जो है वो फॉरेन पॉलिसी, तो अमेरिका की जो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है उसका आगाज़ जो हम ये कह सकते हैं कि 1817 के बाद से हुआ, यानी 1817 के बाद से जो है वो अमेरिका की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनना शुरू हुई, जो कि किसी मनरो के दौर के अंदर जो है वो स्टार्ट हुई। और ये उन्हीं की जो है वो डॉक्ट्राइन थी कि अब किसी भी मुल्क की हम मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने मुल्क के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा इस दौरान। इसके अलावा नेशनलिज्म, जैसे मैंने कहा, नेशनलिज्म सामने आया और फेडरलिस्ट पार्टी जो है वो 1820 के अंदर ख़त्म हो गई, क्योंकि अब बार बार हार रही थी। अब देखें तकरीबन पिछले 8 सालों से तो उनको एक शिकस्त हो रही है, उसके बाद 8 साल से एक शिकस्त हो रही है, तो उनका कोई रोल ही कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कोई ऐसा लीडर उनमें भी फिलहाल हमें दिखाई दे रहा था, जिस वजह से जो है वो फेडरलिस्ट पार्टी खत्म ही हो गई यहाँ पे 1820 के अंदर आके। ठीक है, मौजूद रही लेकिन वो बस अब नेशनल लेवल से पीछे चली गई। इसके बाद क्या हुआ कि साथ में चर्च जो है उसने बड़ी ग्रोथ स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे इसका भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आइडियोलॉजी है कि जो चर्च था, अब हमने देखा था कि अमेरिका के अंदर वो लोग आके बसे थे जो चर्च के बागी थे, यानी कि प्रोटेस्टेंट्स जो थे, जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड से भागे हुए थे, वो सारे के सारे अमेरिका के अंदर आके इकट्ठे हुए थे यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे जो है वो चर्च के अंदर आज़ादी दी थी। कई इलाकों में, यानी बहुत सी स्टेट्स में आज़ादी थी, लेकिन बहुत से जो स्टेट्स थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती भी थी। तो अब क्योंकि गुड फीलिंग का दौर था, तो ऐसे में चर्च दोबारा से सामने आया, और चर्च जब सामने आया तो उन्होंने क्या कहा जी, अब ये चर्च की रिवाइवल का या प्रोटेस्टेंट्स की रिवाइवल का दौर है, क्योंकि उनकी एक फिलॉसफी थी उस टाइम पे चर्च की, और फिलॉसफी की थी क्या थी जी, मिलेनियलिज्म जो है ये इनकी फिलॉसफी थी, यानी कि जो चर्च की जो आइडियोलॉजी इस टाइम पे थी वो मिलेनियलिज्म की थी। अब ये मिलेनियलिज्म क्या है कि ये फिलॉसफी थी एलिमिनेशन के ऊपर, कि एलिमिनेशन ऑफ ईवल। अब एलिमिनेशन ऑफ ईवल का मतलब क्या है कि चर्च ने ये कहा कि एक तो चर्च के मेंबर्स बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो गए। चर्च ने ये कहा कि अब क़यामत से पहले, क्योंकि अब क़यामत करीब है, तो क़यामत से पहले क्या होगा कि क़यामत से पहले जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, ठीक है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दोबारा से वापस आएंगे ज़मीन के ऊपर, और उस टाइम पे जब वो ज़मीन के ऊपर वापस आएंगे तो ज़मीन उस टाइम पे अमन का गहवारा होगी, और वो तब वापस आएंगे जिस टाइम पे यहाँ पे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे ज़मीन के ऊपर, क्योंकि जब तक गुनाह ख़त्म नहीं होंगे तब तक वो वापस नहीं आएंगे। इसलिए अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गुनाहों को ख़त्म करें, बुराइयों को ख़त्म करें, यानी ईवल को ख़त्म करें सोसाइटी से, क्योंकि जब ईवल को ख़त्म करेंगे तभी जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और तभी जो है हम उसके बाद जन्नत में जा सकेंगे और फिर हमेशा से जन्नत में रहेंगे। यानी इस फिलॉसफी को यूँ एक्सप्लेन किया जाता है कि देखिए ये एक टाइम लाइन है, अगर तो ये टाइमलाइन जो है ये वो एरा है जिसको हम मान सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, मौजूदा टाइम जो है अमेरिका का चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ये जो एरा है ये मिलेनियलिज्म का है, कि ये वो सारे का सारा दौर है कि जिस दौर में हमने गुनाहों से खुद को जो है वो पाक करना है, क्योंकि जब गुनाहों से पाक करेंगे तो उसके बाद का जो एरा आएगा, ये एरा जो है ये बहुत शानदार किस्म का होगा, और एक शानदार किस्म का एरा होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम जन्नत में चले जाएंगे और हमेशा के लिए फिर जन्नत में जो है वो रहेंगे। तो ये उस टाइम पे फिलॉसफी जो है वो इन 8 सालों के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुई। इसी वजह से मिलियंस ऑफ न्यू मेंबर्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया चर्च को, यानी जो चर्च है उसकी शानदार किस्म की ग्रोथ जो है हमें अमेरिका में दोबारा से जो है वो देखने को मिली। क्योंकि इससे पहले हम जितनी भी अभी तक डिस्कस कर चुके हैं अमेरिकन हिस्ट्री, तो उसमें हमने देखा था चर्च के ऊपर इख्तिलाफात थे, चर्च की डिवीजन थी, चर्च के प्रॉब्लम्स थे, लेकिन यहां से दोबारा से जो चर्च के अंदर भी एक यूनिटी पैदा हुई, वो इसी सोच को लेके, इसी आइडियोलॉजी को लेके, मिलेनियलिज्म की आइडियोलॉजी को लेके पैदा हुई। तो ये जो गुड फीलिंग्स का दौर था 25 तक रहा, 8 साल तक, उसके बाद जो है फिर ये दौर खत्म हो गया गुड फीलिंग्स का, क्योंकि उसके बाद फिर नए प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं।
अब जब यहाँ पे जो है वो 1825 के अंदर जो गुड फीलिंग्स थी, यानी जो अच्छे एहसास का दौर था, ठीक है जी, वो अच्छे एहसास का दौर यानी यूनिटी का दौर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ऐसा नहीं था कि यूनिटी ख़त्म हो गई, क्योंकि अब एक चीज़ मुस्तकिल हो गई ना। अब देखिए कोई चीज़ अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए रहती है तो उसकी वो फीलिंग्स जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद हम उसे यूज़ भी करते रहें, तो वो एक किस्म का वो एरा जो है वो ख़त्म हुआ। फिर नए इलेक्शन हुए और जॉन क्विंसी एडम्स जो है ये नए प्रेसिडेंट बन के आए अमेरिका के, और 1825 से लेके 1829 तक जो है ये अमेरिका के सदर रहे, ये जो यहाँ पे हमें फर्स्ट पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब ये शख्स जो है ये था तो बहुत काबिल, ठीक है, इसकी काबिलियत पे जो है वो कोई शक नहीं था। इवन इतना काबिल था कि बगैर कॉलेज गए या बगैर यूनिवर्सिटी गए इस बंदे ने जो है ये लॉ ग्रेजुएट था, क्योंकि लॉ के एग्जाम्स दिए खुद पढ़ के और बंदा जो है वो पास हुआ, तो बहुत ज़्यादा काबिल था, लेकिन इन्फ्लुएंशियल नहीं था। काबिल होने के बावजूद जो है अगर कहें तो सियासत जो है इस बंदे को नहीं आती थी, इसी वजह से ये सिर्फ एक टर्म के लिए जो है वो इलेक्ट हुआ, और इस एक टर्म के अंदर भी जो है वो कोई ख़ास जो है वो कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ इनकी प्रेसिडेंसी के अंदर, यानी कि काबिलियत के बावजूद जो है नॉन पॉपुलर रहा, बहुत सी मूवमेंट्स इनके अगेंस्ट में आई, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि एक नई पार्टी जो है वो दोबारा से आ गई सामने, क्योंकि अब जैसे फेडरलिस्ट पार्टी तो खत्म हो चुकी थी, इस टाइम पे जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी मौजूद थी, ठीक है, जो हमने देखा था, और फेडरलिस्ट पार्टी खत्म हो गई, और इसके मुकाबले में अब आगे जी हमारे पास दोबारा से जो है डेमोक्रेट्स आ गए। अब ये डेमोक्रेट्स वही डेमोक्रेट्स हैं जो आज भी अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। तो इसकी बुनियाद कब रखी गई? जनवरी 8, 1828 को, यानी 1828 को जो है वो डेमोक्रेट्स की जो पार्टी है, जो गधे का निशान है, ठीक है, तो वो गधे के निशान वाली पार्टी जो है उसका यहाँ पे उसका आगाज़ किया गया, उसकी बुनियाद रखी गई। तो दोबारा से जो है वो एक फिर मुकाबला सामने आया, यानी कि दो पार्टीज फिर से होगी सामने, एक पार्टी एक साइड पे दूसरी साइड पे। तो जो नए इलेक्शन हुए अमेरिका के अंदर, यानी कि उनमें क्या हुआ, एक साइड पे जो है वो डेमोक्रेट्स थी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी, और दूसरी साइड पे डेमोक्रेट्स, तो दोनों पार्टीज थी, काफ़ी टफ मुकाबला था। एक साइड पे जो है वो एडम्स ही थे, यानी कि दोबारा सदम बनने के लिए आए, लेकिन जो कि बहुत ज्यादा नॉन पॉपुलर हो चुके थे, और दूसरी साइड पे जैक्सन था। अब ये जो जैक्सन साहब थे, ये यहां पे आपको देख रहे हैं, ये जो है वो जैक्सन है। तो ये जैक्सन साहब जो है ये वॉर के हीरो थे। कौन सी वॉर के? ये जो 1812 की वॉर थी, ठीक है, 1812 की, और खास करके जैसे हमने देखा था कि 1815 के अंदर जो है सबसे जो फाइनल विक्ट्री थी वो इस शख्स ने दिलवाई थी, ब्रिटिशर्स थे, तो इस वजह से ये वॉर हीरो था, तो लोगों ने इसी को जो है वो चूज करना था। और ये बंदा जो है यानी जैक्सन जो है वो अमेरिका के 7वें सदर जो है वो बने। इवन 7वें सदर बने, उसके बाद 8वें सदर बने, क्योंकि इनकी दो टर्म्स रहीं, 1829 से लेके 1837 तक का जो दौर था वो जैक्सन, एंड्रू जैक्सन का रहा। तो ये जो एंड्रू जैक्सन थे ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर लीडर रहे। कुछ पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी थी, यानी कि बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने दिया अमेरिका को, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो अपोजिशन ने जो है वो शोर भी किया कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। उसमें खास करके सबसे पहली जो पॉलिसी एक जैक्सन की पॉलिसी है वो है बैंक्स को लेके, क्योंकि जैक्सन जो है इससे पहले मुल्क को देख रहे थे और देख रहे थे कि मुल्क का प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने देखा कि जो बैंक बनाया गया, ठीक है, अब जो बैंक है फेडरल बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फेडरल बैंक किसी गरीब के काम नहीं आता, बल्कि जो अमीर हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जिनको हम कहते हैं सरमायादार, तो वो सरमायादारों के सिर्फ काम आ रहा है। और खास करके जो कांग्रेस है, ठीक है, यानी कांग्रेस यानी पार्लियामेंट जो है, तो कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो कांग्रेस के मेंबर्स कर्ज लेते हैं, ठीक है, और वो जो एलीट क्लास बैठी हुई है, जो पीछे बिजनेसमैन लोग बैठे हुए हैं, वो बिजनेसमैन लोग इनकी हेल्प करते हैं कर्ज लेने में, और फिर एक तो ये कर्ज वापस नहीं करते, दूसरा इससे क्या करते हैं, गुलामों को खरीदते हैं, और दूसरा बैंक सिर्फ इन्हीं के लिए सर्व करता है। इन्हीं का जो पैसा है वो डबल ट्रिपल हुआ जा रहा है, गरीब से इसको कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये एक किस्म का एलीट बैंक, उन्होंने इसको नाम दिया कि भाई ये एलीट बैंक है, तो ये तो सिर्फ बड़े लोगों के लिए सर्व करता है। या पेट बैंक का कहा कि भाई ये तो अमीर लोगों ने अपना रखवाला बैंक रखा हुआ है कि भाई जितने पैसे जब चाहिए उसको निकलवा लो और मजे करो, जितना मर्जी बिजनेस करो, बिजनेस को एक्सटेंड करो, और ये तो फायदा ही फायदा। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने जो है बावजूद बहुत ज़्यादा मुखालफत के जो सेंट्रल बैंक था उससे पैसे निकलवाए, और पैसे निकलवा के सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए स्टेट बैंक्स को। अब कहीं पे कुछ अच्छा होता है तो कहीं पे बुरा भी होता है, क्योंकि अब ये इकोनॉमिस्ट तो थे नहीं कि इन्हें पता होता कि इन फ्यूचर जो है वो इसका असर क्या आने लगा है, क्योंकि इसका असर जो है वो बहुत बुरा हुआ कुछ टाइम के बाद। अब असर बुरा कैसे हुआ ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब जो बैंक्स के पास जो पैसा जो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया स्टेट बैंक्स को, यानी कि जो जितनी भी स्टेट्स थी उनके बैंक्स को ट्रांसफर किया, तो जब पैसा स्टेट्स के बैंक के पास चला गया तो स्टेट्स ने क्या किया,
अब स्टेट्स ने क्या किया, उससे ज़बरदस्त किस्म के कर्ज देना स्टार्ट कर दिए, लोन स्कीम स्टार्ट कर दी। अब जाहिर बात है कर्ज से सूद आता है, बैंकों को फ़ायदा होता है, उनकी आमदनी डबल ट्रिपल हो जाती है। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो गरीब लोगों को और ख़ास करके जो ज़राअत पेशा लोग थे, ज़राअत पेशा लोगों को इन्होंने दिया जी कर्ज, और वो भी सही खुला कर्ज दिया इन्होंने, जो आया उसको कर्ज दिया, जो आया कर्ज दिया कि जाओ भाई ज़मीनें खरीदो और ज़मीनें खरीद को तो वहाँ पे ज़राअत करो। एक साइड से फ़ायदा हुआ, लेकिन अब दूसरी साइड से हम आगे देखेंगे फिर इसका जो है वो असर क्या निकला। इसके बावजूद कि अपोजिशन ने इसको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। अब जाहिर बात है जो बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे बैठे हुए थे, जो इसके बेनिफिशरी थे, उनको तो नुकसान हुआ इसके ऊपर, तो ये एक प्रॉब्लम भी था इनको, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। दूसरा जो इनका एक इंपॉर्टेंट जो कदम था वो था इंडियन रिमूवल का। अब इंडियन रिमूवल का क्या था कि इन्होंने जो है वो इंडियन रिमूवल एक्ट पास कर दिया 1830 के अंदर, यानी अपनी फर्स्ट जो टर्म थी उसी के अंदर इन्होंने एक टर्म पास की थी इंडियन रिमूवल की। अब इंडियन रिमूवल क्या थी कि वो इलाके जहाँ पे इंडियंस मौजूद हैं, ठीक है, और वो इलाके क्योंकि शहर के अंदर आ रहे हैं या स्टेट्स वहां पे आ रहे हैं जहां पे उन्हें नहीं होना चाहिए, जहां पे गोरे लोगों को होना चाहिए, माना ये गया एंड्रू जैक्सन की तरफ से। तो इन्होंने कहा ये जो काले लोग यहां पे बसे हुए हैं और हैं भी आज़ाद, क्योंकि जो गुलाम है वो तो काले हैं ही है ना, यानी अफ्रीकन अमेरिकन जिन्हें कहा जाता है, वो तो ठीक है, वो तो गुलाम है, हमारे स्लेव्स हैं, लेकिन ये जो आज़ाद लोग यहाँ पे इतने बड़े बड़े इतनी कबीलों की शक्ल में रह रहे हैं, काले लोग, और वो भी अमेरिका के बीच में, तो ये इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, इन्हें यहाँ से निकाला जाए। तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, एक्सचेंज लैंड ऑफर पॉलिसी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे और एक्सपेंड करेंगे, मुल्क को बढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इनके साथ बेशक जुल्म होता रहे, कालों के साथ उन्हें जो भी करें, लेकिन उनको यहां से निकालेंगे। तो एक्सचेंज लैंड ऑफर क्या की कि भाई आपको ऐसा करते हैं कि आप अभी इस टाइम पे ईस्ट में मौजूद हो, तो हम ऐसा करते हैं आपको वेस्ट के अंदर जो है वो जगह देते हैं, आप वेस्ट के अंदर चले जाओ, वहां पर जाके सेटल हो जाओ। अब कुछ लोग तो चले गए, ठीक है, अब कुछ लोग जो हैं वो छोटे छोटे कबीलों वाले, वो तो आराम से चले गए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि हुकूमत के साथ तो टक्कर नहीं ली जा सकती। लेकिन दूसरी साइड पे कुछ जो थोड़े ऐसे थे कि जो अपना घर बार छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, वहां पे उनका पूरे का पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर था। अब जाहिर बात है इतने बड़े बड़े कबीले थे, उनको कैसे एकदम से कहा जाए कि आप यहाँ से चले जाओ, तो वो जाना नहीं चाहते थे। तो उनके साथ फिर वॉर्स हुई, उनको शदीद किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें मारा गया, उनके साथ इंतहाई जुल्म जो है वो किया गया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह क्योंकि वो काले थे, तो जाहिर बात है हक गोरों का था उस टाइम पे, तो यही कॉन्सेप्ट था। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो शोर हुआ। गो कि इसमें जो कुछ रिलीजियस पीपल थे, जो मजहबी लोग थे, जो चर्च के मानने वाले थे, कुछ सब नहीं, जो चर्च के मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, वो भी इंसान है, बेशक काले हैं, बेशक यहाँ पे जो है इस तरह से रह रहे हैं, लेकिन उनको रहना चाहिए। लेकिन वो आवाज़ें बहुत ही कम थी, तो मेजॉरिटी में उन्हें कहा गया ठीक है भाई तुम अच्छा कर रहे हो, उन्हें निकालो। तो यहाँ पे ये एक पिक्चर आप देखिए, और यहाँ पे इसको डिपिक्ट किया गया कि किस तरह से ये लोग जो है पूरे के पूरे काफिलों की शक्ल में छोड़ छोड़ के अपने इलाकों को जा रहे हैं, और इनके साथ कितना जुल्म हुआ, कितनी चीज़ें इनसे छीनी गई, क्या क्या इनके साथ बीती। इन्हें एक बहुत लंबी फिर कहानी है, तो बहुत ज़्यादा इनके साथ जुल्म किया गया जैक्सन की हुकूमत में। इसके अलावा जो सेकंड टर्म का स्लोगन था, अब ये तो फर्स्ट टर्म में होता रहा, जो सेकंड टर्म का स्लोगन था, अब यहाँ पे बल्कि आगे बढ़ने से पहले इस मैप को आप देखिए कि इंडियन रिमूवल जो है इसका कैसे हुआ। एक तो इंडियंस यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ पे इस जगह पे, अब ये बाकी सारे का सारा जो हल्के शेड का इलाका है, ये सारे का सारा यहाँ पे अमेरिकन मौजूद हैं, ठीक है। दूसरा ये जो है डार्क शेड, यहाँ पे इंडियंस मौजूद थे, और यहाँ पे इंडियंस के कबीले मौजूद थे। अब इनको भेजना कहाँ पे था, ये जो एरिया है वेस्ट की साइड पे, इस एरिया के अंदर यहाँ पे इन्हें भेजना था कि भाई आप वहाँ से यहाँ चले जाएं। तो इनको जो है वो शिफ्ट किया गया, ठीक है, यानी 1830 के अंदर इस कबीले को यहाँ शिफ्ट किया गया, 1832 के अंदर इन्हें किया गया, 1832 के अंदर इसे, 35 के अंदर इसे, तो इन सबको यहाँ से शिफ्ट किया गया ईस्ट से वेस्ट की साइड पे। और अमेरिका को जो है वो मजीद पीछे एक्सपेंड होने का मौका मिला। वो इलाके जो इनके कब्जे में थे, उन इलाकों पर भी जो है फिर अमेरिका ने जो है वहाँ पर भी काश्तकारी की, या वहाँ पर भी जाके सोने की तलाश की उन्होंने, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था उस टाइम पे अमेरिकन का। तो सेकंड टाइम का जो स्लोगन था जैक्सन का, वो क्या था जी, जैक्सन एंड नो बैंक। जैक्सन एंड नो बैंक का मतलब क्या है कि भाई अगर जैक्सन रहेगा तो बैंक नहीं रहेंगे, ठीक है जी। कि बैंक को, जैसे मैंने कहा कि बैंक की उनकी पॉलिसी साफ थी कि जो बड़ा बैंक है उस बैंक ने तो प्रॉब्लम बनाया हुआ है और गरीबों को पैसे नहीं देता। तो गरीब तो खुश थे एक साइड से, क्यों खुश थे कि जब पैसे स्टेट्स को ट्रांसफर हुए तो आम लोगों को पैसे मिलना स्टार्ट हो गए, तो गरीब खुश थे इस बात से कि भाई ठीक है हमें लोन्स मिल रहे हैं और हम जो है वो उससे क्या कर रहे हैं जी, एग्रीकल्चर एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमें उससे फायदा हो रहा है। तो ये स्लोगन के तौर पर दोबारा से लेके, और लोगों ने सपोर्ट भी किया, क्योंकि लोगों को इतनी बड़ी तादाद में जब लोन्स मिल रहे थे तो उन्होंने सपोर्ट तो करना था। गो कि जब लोन्स लेने की बारी वापस आई तो उस टाइम पे जो है वो बैंक करप्ट हुआ और बहुत बड़ा फिर जो है क्राइसिस जो है फेस करना पड़ा अमेरिका को, ठीक है। तो ये सेकंड टाइम का स्लोगन था। और ऐसे में जो है फिर क्या हुआ कि सेकंड टर्म जो थी वो 1837 के अंदर जो है वो एंड होगी जैक्सन साहब की,
ये 37, तो 37 के अंदर जो है सेकंड टर्म भी इनकी एंड होगी, तो 2 टर्म्स लगा के ये जा चुके, और इन 2 टर्म्स के दौरान फिलहाल तक हमें देखने में यही नज़र आ रहा है कि काफ़ी अच्छा रहा, इनके जो दो टर्म्स थी वो अमेरिका के लिए काफ़ी अच्छी रही। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी बैंक्स के हवाले से वो जो पॉलिसी अडॉप्ट की हुई थी, ठीक है, उस पॉलिसी का असर क्या हुआ कि वो जो स्टेट्स को पैसे दे दिए गए सेंट्रल बैंक से, और उसके नतीजे के तौर पे बहुत ज़्यादा जो लोन स्कीम स्टार्ट कर दी गई, और जो किसान थे उन किसानों को बहुत ज़्यादा लोन दे दिया गया। अब ऐसे में प्रॉब्लम्स कुछ पैदा हो गए, तो बैंक्स के पास जब सोना ज़्यादा हो गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि नोट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो छाप दिए बैंकों ने। अब जब बैंकों ने नोट ज़्यादा छापे तो जाहिर बात है लोन दे दिया। अब उन्होंने जब लोन वापस लेना था तो हुकूमत ने अनाउंस कर दिया, ठीक है जी, कि भाई जो जैक्सन साहब हैं उन्होंने क्या अनाउंस किया कि अब ये इतने ज़्यादा नोट, अब जाहिर बात है जब नोट चीज़ें कम हैं या पैसे सोना पीछे जो है वो गोल्ड इकॉनमी है तो वो कम है, और नोट ज़्यादा हो गए तो ये तो इन्फ्लेशन पैदा होगी। तो इससे क्या है, उन्होंने कहा भाई हम एक्सचेंज लेंगे गोल्ड के अंदर। अगर एक बंदे ने जो है वो 5,000 का कर्ज लिया हुआ है तो अब कागजों में आपने वापस नहीं करना बल्कि 5,000 का आप सोना वापस करेंगे। तो अब ये तो बड़े खतरनाक हालात पैदा होगी। ऐसे में क्या हुआ कि पैनिक हुआ और बैंक्स फेल हो गए सारे के सारे, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो गवर्नमेंट है वो 1837 के अंदर जैक्सन साहब की चेंज हो गई। अब जैक्सन की जैसी गवर्नमेंट चली गई तो पैनिक भी पैदा हो गया, जिसको कहा जाता है पैनिक ऑफ 1837। तो 1837 के अंदर बैंक्स फेल हो गए। यहाँ पे ये देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक बताया हुआ है कि किस तरह से जब ये पैनिक हुआ तो लोग जो है वो शराबी हो गए, बिल्कुल टेंशन में, परेशानी में, इनके कोई हालात नहीं है कि यार अब क्या होगा, बैंक्स पैसे नहीं वापस ले रहे और बैंकों को खुद अपनी परेशानी, अब उनके पास भी पैसे वापस नहीं आ रहे, तो ये बिल्कुल एक कंगाली वाली जो है सिचुएशन पैदा हो गई। तो गो कि ये जो अगले सदर थे मार्टिन वैन ब्रूस जो थे, इनके मत्थे पड़ा सारे का सारा। अब जैसे आज हम देखते हैं ना कि कहा जाता है कि पिछली गवर्नमेंट ने किया, पिछली गवर्नमेंट ने किया, तो यहां पे हकीकत में ये बात सच थी कि पिछली गवर्नमेंट ने जो किया, यानी जैक्सन ने जो किया, उसका असर जो है वो अगले प्रेसिडेंट के ऊपर आया, और वो बेचारा जो है वो जो है जो कहा जाता है ना फ्री में जो है उसका रगड़ा लगा कि 1837 से 1841 जो है इनकी प्रेसिडेंसी रही, और लोगों ने बहुत ज्यादा शोर किया और सारे का सारा मलबा इनकी मैनेजमेंट के ऊपर डाल दिया कि भाई आपने मैनेजमेंट नहीं की, उसके नतीजे के तौर पर जो है मुल्क जो है वो दिवालिया हो गया। तो अब जब मुल्क बैंक करप्ट हो गया तो अब जाहिर बात है बैंक करप्ट हुआ तो अब क्या करेंगे, अब पैसे कहां से लाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहां पे उस टाइम पे पैदा हुआ। तो इसलिए लोगों के हालात भी जो है वो बहुत ज्यादा हो गए, यानी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी अमेरिका की वो बहुत ज्यादा खराब होगी ऐसे में। उसके बाद 1840 से अगर 50 की बात करें, ठीक है जी, तो उसमें क्या हुआ जी कि सबसे पहले जो है वो विलियम हेनरी हैरिसन जो है वो 1841 से 41 के अंदर ही सदर बने, और बेचारे उसी साल जो है वो रुखसत भी हो गए। उसके बाद जो नया सदर आया उसने 5 साल पूरे किए, यानी कि जॉन टेलर जो आए तो वो 1841 से लेके 1845 तक आए। लेकिन फिलहाल क्योंकि जो डिप्रेशन था, ठीक है, ये जो 1837 का पैनिक था वो चल रहा था, तो वो पैनिक खत्म हुआ 1843 के अंदर, यानी 2 साल जो है वो जॉन टेलर साहब के भी ले गया। तो 2 साल जब जॉन टेलर के भी चले गए तो उसका मतलब 2 साल तो पूरे के पूरे गालियां खाते हुए उन्हें गुजर गए कि भाई ये क्या, भाई गवर्नमेंट बहुत खराब है, क्योंकि अब लोग इतने ज्यादा उनके अंदर इनसाइट तो होती नहीं। अब जाहिर बात है उस टाइम पे इतनी ज्यादा एजुकेशन भी नहीं थी अमेरिका के अंदर, तो लोग जो है वो सारे के सारे अनपढ़ लोग थे। उन्होंने यही समझना था कि अभी की जो गवर्नमेंट है ये उन्हीं की पॉलिसीज का नतीजा है कि जिसके नतीजे के तौर पर जो है ये मुल्क के हालात हुए हुए हैं। तो ये भी सेकंड टर्म के लिए जो है वो री इलेक्ट नहीं हो सके। ऐसे में फिर क्या हुआ कि 45 के अंदर दोबारा से जो है वो इलेक्शन हुए, लेकिन उससे पहले मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके थे, जैसे बैंक करप्ट हुए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। अब लोगों ने वही काम सोना ढूंढने वाला कि भाई और तो कोई काम है नहीं, तो सोना ढूंढो, मिला तो ठीक, ना मिला तो लोगों ने जो है ना वो अपनी जानें दी पे, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हुए। फिर एक फेमस जो है वो प्रेसिडेंट आए और जेम्स के पोलाक जो है इनको कहा जाता है। तो ये पोलक साहब जो है 1845 से लेके 1849 तक रहे, और ये बंदा जो है यहाँ पे सामने आपको जो नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये जो पोलक थे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे अमेरिका के अंदर, और इनकी जो कुछ पॉलिसीज़ थी वो पॉलिसीज़ भी अमेरिका के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत ही शानदार किस्म की रहीं। उन्हीं शानदार किस्म की पॉलिसीज़ की वजह से ये आज भी अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर जो है इन्हें याद किया जाता है, जॉन पोलक की, जेम्स पोलक की पॉलिसीज़ की वजह से। अब सबसे पहला क्या हुआ कि रिपब्लिक ऑफ टेक्सास जो था उसको जो अमेरिका का जो मैक्सिको का पार्ट था उसको एक तो 1845 के अंदर इन्होंने हासिल कर लिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो टेक्सास का जो इलाका इन्होंने हासिल किया था, जो आज अमेरिका के यहाँ पे आप अगर देखिए तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, तो ये जो टेक्सास का इलाका है, ठीक है, ये लुजियाना जो है वो इससे पहले परचेज़ हो चुका 1803 के अंदर, जो हमने देखा था कि जो है वो परचेज़ किया जैक्सन साहब ने, ठीक है।
जेफरसन ने, तो जेफरसन ने परचेज किया। अब पहले आप देखिए तो अमेरिका यहाँ पे मौजूद है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये अमेरिका है। उसके बाद जब 1803 के अंदर यहाँ पे ये इलाका परचेज हुआ लुजियाना का फ्रांस से, तो ये इलाका भी जो है वो अमेरिका में शामिल हो गया। अब यहाँ पे बीच में जो ट्राइब्स थे लास्ट में हम देख चुके हैं, उन्हें भी यहाँ से निकाल के जो है वो वेस्ट में भेजा जा चुका है। तो अब ये जो इलाका था यहाँ पे टेक्सास का, यहाँ पे इस इलाके को भी हासिल कर लिया गया 1845 के अंदर एक छोटी सी जंग के नतीजे के तौर पे। अब हुआ क्या कि 1836 के अंदर, यानी कि तकरीबन कोई 10 साल पहले एक मैसाकेर हुआ, अवाम को जो है यहाँ पे मारा गया टेक्सास के अंदर। उसको उस दौरान क्योंकि टेक्सास रेवोल्यूशन आया। अब होना ये था कि टेक्सास में बहुत से लोग, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, और आबादी जब बढ़ने लगी बहुत तेज़ी से तो अवाम, हुकूमत जो थी उसने कोशिश की अवाम को रोकने की, भाई यहाँ पे आबादी ज़्यादा ना बढ़े। तो आबादी ज़्यादा ना बढ़े तो उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिस वजह से आबादी को बढ़ने से रोका जाए। जब आबादी को बढ़ने से रोका गया तो लोगों ने क्या किया जी, आज़ादी डिमांड कर दी कि भाई आप हमें जो है वो आज़ाद कर दें, हम आपके अंडर नहीं रहना चाहते, आपकी ये पॉलिसीज़ हमें पसंद नहीं। तो टेक्सास वालों ने जो है वो इंडिपेंडेंस का स्लोगन लगा दिया। अब ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ पे एक वॉर छिड़ी, उस वॉर के नतीजे के तौर पे वो काफ़ी लंबी वॉर चली। उस वॉर के बाद जो है फिर 1944 में, अब वो वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1944 में इलेक्शन का ये स्लोगन बन गया कि भाई जो नया सदर था उस सदर ने अनाउंस कर दिया कि अगर आप मुझे मुंतखब करोगे, अब जैसे पोलक की बात की जाए तो पोलक ने क्या कहा कि अगर आप मुझे मुंतखब करोगे तो सिंपल बात यह है कि मैं जो टेक्सास का इलाका है इसको साथ में शामिल करूंगा अमेरिका के। तो लोगों ने इनको वोट भी दिए। तो ऐसे में इन्होंने फिर क्या किया कि एक वॉर वहाँ पे अपनी फौजें भेजी, फौज भेज के वहाँ पे मेक्सिको को वहाँ से निकाला और उसके नीचे के तौर पे टेक्सास का जो इलाका है उसको अमेरिका के साथ में शामिल कर लिया। गो कि काफ़ी डिबेट रही, शामिल करें ना करें, किस तरह की उसको जो है वो उसको आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह से एडजस्ट करें, लेकिन उसको साथ में शामिल कर लिया गया। एक तो ये पोलक साहब के ज़माने में हुआ। दूसरा क्या था कि स्लेवरी की जो डिबेट थी वो दोबारा से उठ खड़ी हुई। अब स्लेवरी के ऊपर दोबारा से लोग जो है वो डिवाइड हो गए। पहले भी जैसे मैंने कहा नॉर्थ वर्सेस साउथ जो है वो डिवाइड तो थे ही थे कि नॉर्थ जो है वो मुखालफत में थी और साउथ जो है उसके हक में था। तो फिलहाल ये डिबेट दोबारा से सामने आई, लेकिन इसको फिर से दबा दिया गया कि भाई जैसे अभी फिलहाल चल रहा है इसे वैसे ही चलने तो, अभी इस डिबेट को जो है वो नहीं छेड़ते। एक और इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो है वो पोलक साहब की रही वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की, और ये बहुत ही शानदार किस्म की मानी जाती है और इसको जो है वो आज भी अमेरिका याद करता है। उसकी वजह ये है कि आज का जो अमेरिका हमें दिखाई देता है, इतना बड़ा जो नक्शा हमें दिखाई देता है अटलांटिक ओशन से, यानी इस साइड पे जो है ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। तो ये अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक का ये पूरे का पूरा जो आज हमें अमेरिका दिखाई देता है, जो सिर्फ 13 स्टेट्स थी और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड हुआ, तो उसके पीछे पोलक साहब का बहुत बड़ा हाथ है कि जो आज का नक्शा है वो पोलक साहब के ज़माने में, ये जो पोलक का था इसके ज़माने में कंप्लीट हुआ। क्योंकि जो इनकी वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की पॉलिसी थी उसमें इन्होंने एक स्लोगन दिया, मैनिफेस्ट डेस्टिनी। अब ये भी बड़े मज़े का है। यहाँ पे इस पिक्चर को आप देखिए, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि इसमें क्या है कि ये एक हमें परी दिखाई दे रही हैं जी, कि ये जो कुछ आदनगी परी हैं ये उड़ के जा रही हैं और ये लोगों की क्या है, किस्मत है, ठीक है, या लोगों की किस्मत कह लें या अमेरिकन की किस्मत है कि जो जिधर उड़ के जा रही है वहाँ पे जो है खुशहाली आ रही है, वहाँ पे रेल रोड्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, यहाँ पे माइनिंग हो रही है और सोना निकल रहा है, यहाँ पे जो है सब कुछ हो रहा है, व्हील जो है वो इन्वेंट हो चुका। तो मतलब बहुत कुछ हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये परी जहां जहां जा रही है, इस परी का मतलब आप कह लें कि ये लोग हैं, या इस परी का मतलब आप कह लें ये अमेरिकन हुकूमत है, ठीक है। तो जहां जा रही है वहां खुशहाली आती जा रही है। तो इन्होंने स्लोगन दिया मैनिफेस्ट डेस्टिनी का कि भाई अपनी तकदीर को खुद लिखो। और अपनी तकदीर आप कैसे खुद लिख सकते हो कि आप ऐसा करो, एक्सपेंशन करो, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ के जो है वो वहां पे माइनिंग करो, एग्रीकल्चर करो, ज़राअत बढ़ाओ, कॉटन की पैदावार करो। तो ये पॉलिसी थी। लेकिन जो अपोजिशन थी वो इसकी मुखालिफ थी, और खास करके इब्राहिम लिंकन साहब जो है जिनको माना जाता है, ठीक है, तो वो इब्राहिम लिंकन भी इसके मुखालिफ थे कि भाई आप मैनिफेस्ट डेस्टिनी के बजाय आप ऐसा करो कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है वो आगे बढ़ाओ, मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज लगाओ। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रीज लगाने में हुकूमत का पैसा सर्व होगा और वो जो है इतना रिवॉर्ड भी नहीं देगा उनके ख्याल में, लेकिन और जो दूसरा ज़राअत का काम है वहां पे तो स्लेव्स जो है वो काम करेंगे, तो जब स्लेव्स काम करेंगे तो वहां पे उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, वो तो फ्री में है। जितनी बड़ी ज़मीन जिस सरमायादार के पास आई या जिस जागीरदार के पास आई, वो जागीरदार वहां पे 1-2 लाख मजदूर लगवा के काम कर लेगा। क्योंकि उस टाइम पे मजदूर इतने थे कि 1/5 अमेरिका की आबादी के जो है वो वहां पे गुलाम हो चुके थे। इतनी बड़ी तकरीबन जो है वो 90 लाख के करीब उस टाइम पे गुलाम हो चुके थे। तो इतनी बड़ी तादाद आप इमेजिन कर लें आप कि कितने वहां पे गुलाम होंगे। तो वो तो लोगों को सपोर्ट करता था, लोग इससे बहुत खुश हुए। यानी अमेरिकन के जो लोग थे, खास करके जो साउथ के लोग थे जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, ज़राअत के ऊपर, तो वो इससे खुश हुए कि भाई मैनिफेस्ट डेस्टिनी का मतलब ये है कि जिसको जितनी ज़मीन मिलती है, जिस लैंड लॉर्ड को, वो उतनी पे कब्जा करे, हुकूमत को उसका टैक्स दे और वहाँ पे जो है खुले पैसे पैदा करे।
सारे ग़ुलामों से काम करवा के। ये इनकी बहुत फेमस पॉलिसी रही है। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अमेरिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया स्कैवेंजर के तौर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ जी कि जो रिज़ल्ट आया इस मैनिफेस्टेशन का कि भाई मैनिफेस्ट डेस्टिनी करो, कि अपनी तकदीर जो है वो आपने खुद जो है वो बनानी है। और तकदीर कैसे बनानी है कि आगे बढ़ते जाओ और इलाकों पे कब्जे करते जाओ और वहाँ पे जो है वो ज़राअत जो है वो करते जाओ और डेवलपमेंट होती जाएगी, रेल रोड बनता जाएगा, सब कुछ वहाँ पे होता जाएगा। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा, यानी रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे। उसका एक तो एक्सपेंशन हो गई, अमेरिका एक्सपैंड हो गया जो आज हमें नज़र आता है, और दूसरा ये है कि मुल्क के अंदर मज़ीद जो है वो खुशहाली आ गई। तो मुल्क बहुत ज़्यादा जो है वो खुशहाल हो गया इस एक्सपेंशन के नतीजे के तौर पे। और इसके बाद क्या हुआ कि इसी दौरान जो है पॉलक साहब के ज़माने में अब इलाका तो बढ़ना था, लेकिन उससे आगे बढ़ते तो उससे पहले मेक्सिको का इलाका आ गया। मेक्सिको की फिर वॉर स्टार्ट होगी 1846 के अंदर और 1848 के अंदर। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो इलाका है, अब ये जो टेक्सास का इलाका था हम देख चुके हैं कि इसको 1845 के अंदर जो है वो अमेरिका में शामिल कर लिया गया। और ये इलाका किससे लिया गया? मेक्सिको से लिया गया। ठीक है, यानी कि उनसे छीना गया। तो अब ये जो इलाका था यहाँ पे, ये जो अमेरिका के दूसरे कोने तक जाता था, ये इलाका भी जो है वो मेक्सिको के अंडर था। अब मेक्सिको के अंडर था, लेकिन इनकी तो पॉलिसी थी मैनिफेस्टेशन की, आगे बढ़ने की। ठीक है, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की। तो अब यहाँ पे एक्सपेंशन कैसे हो, आगे मेक्सिको बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब मेक्सिको के साथ एक वॉर स्टार्ट होगी इस इलाके के ऊपर कि भाई ये इलाका हमें चाहिए, आपको ये इलाका देना पड़ेगा। अब इस वॉर के ऊपर भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो हैं वो अलग अलग थे। एक ने सपोर्ट किया, यानी डेमोक्रेट्स जो है वो तो चाहते थे कि आगे बढ़े, रिपब्लिकन्स ने जो है वो वॉर के इशू कहा कि भाई आप आगे ना बढ़ें, ये हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि खैर वॉर तो फिर हुई और वॉर के नतीजे के तौर पे जो है वो अमेरिका ने मेक्सिको को वहाँ पे शिकस्त दे दी। अब जब मेक्सिको को वहाँ से शिकस्त हुई तो उसके नतीजे के तौर पे अमेरिका जो है उसकी जो बॉर्डर हैं, ठीक है, वो बॉर्डर एक्सपेंड हो गए। और फिर अमेरिका आप देखिए यहाँ पे एक साइड पे ये अमेरिका यहाँ से स्टार्ट होता है और दूसरी साइड पे यहाँ तक इस कोन तक अमेरिका आ जाता है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा एरिया जो है वो अमेरिका ने अपने कब्जे में कर लिया, यानी ओशन टू ओशन, एक समंदर से लेके अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक अब अमेरिका जो है उसकी बाउंड्रीज फैल चुकी हैं। तो ये जो यहाँ पे ये ऊपर की पिक्चर है, ये मेक्सिको वॉर की है, जो अमेरिकन मेक्सिको वॉर हुई, जो शदीद किस्म की वॉर थी, 2 साल चली और इस 2 साल के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर भी जो कामयाबी है वो अमेरिका को मिली। ठीक है, और अमेरिका जो है इस जंग में कामयाब रहा। इसी दौरान अब क्या हुआ कि अब जैसे जैसे एक्सपेंशन हुई तो पॉपुलेशन भी जो है वो इंक्रीज़ होती गई, आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई और बहुत ही फास्टली जो है वो आबादी इंक्रीज़ हुई। अब यहाँ पे इस टाइम पे आबादी अमेरिका को चाहिए भी थी क्या, क्योंकि अब जैसे जैसे मुल्क बढ़ रहे हैं तो क्या इतना जब बड़ा मुल्क होगा तो जाहिर बात है आबादी के बिना तो उस मुल्क का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए आबादी जो है अब चाहिए थी, आबादी होगी तो तभी फ़ायदा होगा। इसके बाद क्या हुआ कि एक ट्रीटी जो है वो साइन की गई और ये ट्रीटी जो है ये इसी वॉर के ऊपर साइन की गई जो कि 1848 के अंदर ख़त्म हुई। ये ट्रीटी है जी गोडा ट्यूब, ये जो भी पता नाम लिखा हुआ है, हिडोलियो की जो ट्रीटी है पता नहीं किस जुबान के अंदर है। तो ये जो ट्रीटी है ये साइन हो गई और इस ट्रीटी के बाद क्या हुआ जी कि मेक्सिको का इलाका, न्यू मेक्सिको का इलाका, क्योंकि मेक्सिको तो पहले पीछे मौजूद था, यहाँ पे मैप के अंदर देखिए तो ये मेक्सिको है। ठीक है, अब मेक्सिको की ये कॉलोनी थी तो इसका मतलब ये न्यू मेक्सिको था। तो न्यू मेक्सिको और यहाँ पे ये जो बॉर्डर का एरिया है ये है कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया का और न्यू मेक्सिको का इलाका जो है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है इनके हाथ में आ गया, इन्हें अमेरिका का हिस्सा बन गया। इसी के साथ जो है इन्हीं के दौर जब एंड हुआ तो उस टाइम पे ये एक खबर फैली और ख़बर क्या फैली कि भाई कैलिफोर्निया से शोर उठा कि वहाँ पे सोना निकलना शुरू हो गया, कि कैलिफोर्निया की जो नदियाँ थीं, जो इलाका अभी अभी इन्होंने हासिल किया था मेक्सिको से, तो वहाँ पे जो है जी कहा जी गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। तो गोल्ड डिगिंग का शोर पैदा हो गया कि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ से सोना निकलना शुरू हो गया। अब इस शोर को सुन के हुआ क्या कि ये जो यहाँ की नॉर्थ के इलाके के लोग थे या साउथ के इलाके के लोग थे ये यहाँ से भागे। साउथ में तो खैर फिर भी यहाँ पे गोल्ड पहले से भी मौजूद था और यहाँ पे कोशिश भी हो रही थी, लेकिन खासकर नॉर्थ के इलाके से लोग भागे भागे यहाँ पहुंचे कैलिफोर्निया, यानी एक कोने से दूसरे कोने में उन्हें जाना पड़ा और वो अपना जो कुछ भी वहां मौजूद था उसे शिफ्ट किया, उठाया और यहाँ पे आके शिफ्ट हो गए और यहाँ पे आके नदियों के ऊपर उन्होंने बैठ गए, अपने साथ लोग लगा लिए और डिगिंग स्टार्ट कर दी कि भाई अब यहाँ से हम सोना हासिल करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा सोना यहाँ से हासिल भी किया गया और इसने अमेरिकन इकॉनमी जो है उस इकॉनमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट किए, यानी जितना सोना अमेरिका से निकाला गया उतना फिलहाल तक कहीं से निकाला गया। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका में जो है वो खुशहाली आना शुरू हो गई और खुशहाली की वजह से आबादी मज़ीद बढ़ना शुरू हो गई। इसी दौरान जो है जो वॉर हुई थी तो इसमें जो
100 के करीब जो है वो जजीरे जो थे उनको भी कब्जे में ले लिया गया था, जो कैरेबियन के अंदर थे, ठीक है। उन जजीरों को भी कब्जे में लिया गया, जिसमें से 66 जो हैं वो अभी तक अमेरिका के पास मौजूद हैं और अभी भी अमेरिका की वहाँ पे हुक्मरानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मौजूद है। जो 100 जो है उस टाइम पे मैक्सिको से झगड़े के दौरान जो जंग थी, उस जंग के दौरान जो है वो हासिल किए गए थे। तो अमेरिका की इस तरह से जो है प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब अगला जो इशू हम देखेंगे वो आएगा जी गुलामों के ऊपर, जिसको बार बार दबाया जाता रहा, लेकिन अब कितना और दब सकता था, आहिस्ता आहिस्ता जो है उसने इंक्रीज ही होना था गुलामी के ऊपर। तो ये जो पॉलक साहब का ज़माना था, ये बहुत ही शानदार किस्म का ज़माना, अमेरिका के लिहाज से शानदार किस्म का ज़माना रहा। गो कि अब जैसे वर्ल्ड वार एक्सपेंशन हुई तो उसके के तौर पे जो इंडियंस के साथ जो किया गया, ठीक है, उन्हें मारा गया, जो वहाँ आगे जो वेस्ट के अंदर उन्हें भेजा गया था वहाँ भी बेचारों को रहने नहीं दिया गया, वहाँ भी उनके ऊपर जुल्म किया गया, और गुलामों के साथ जो जुल्म हुआ वो तो इसी तरह जारी रहा। क्योंकि अब जितनी भी एक्सपेंशन हो रही है उसमें एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है गोरे, कि भाई हम गोरे हैं, हमारा मुल्क है, हमने रूल करना, आगे बढ़ना है, जो बाकी आता है रास्ते में उसको जो है ना वो मारो और आगे बढ़ते जाओ। अच्छा, अब बात करते हैं जी 1850 से 1860 की, कि इस दौरान जो है इन 10 सालों के अंदर हमें क्या जो है वो इंपॉर्टेंट कुछ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो इस दौरान क्या हुआ जी कि अमेरिका जो है वो डिवाइड हो गया। अब अमेरिका डिवाइड हो गया थॉट्स के अंदर, आइडियोलॉजी के अंदर। आइडियोलॉजी या थॉट्स के अंदर कैसे डिवाइड हुआ? वही जो गुलामी थी, वो गुलामी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तेज़ होती जा रही है। कि जैसे मैंने कहा कि साउथ जो है वो चाह रहा है कि गुलामी रहे, और जो नॉर्थ है वो ये चाह रहा है कि गुलामी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो अब ये इशू काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लेवरी के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। तो नॉर्थ तो चाहता ख़त्म हो जाए, लेकिन साउथ की ये तमन्ना बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि साउथ की सारी जो इकॉनमी थी, सारा उनका जो पैसा था वो गुलामों के अंदर लगा हुआ था। इवन वो जो बिजनेस करते तो उस बिजनेस से जो उन्हें मुनाफा हासिल होता, ठीक है, उस मुनाफे से वो क्या करते कि उस मुनाफे से मजीद जो है वो गुलाम लेके आ जाते, और वो मजीद, हालांकि 1808 के अंदर जो है वो गुलामी बैन कर दी गई। बैन का मतलब ये है कि आप गुलाम अब बाहर से नहीं ला सकते। जो अफ्रीका से स्लेव ट्रेड हो रहा था वो स्लेव ट्रेड रोक दिया गया, कि अब जो स्लेव्स मौजूद हैं मुल्क के अंदर, आप उन स्लेव्स को बस, अब वो गुलाम है आपके, अब वो गुलाम है तो इसका मतलब बच्चे भी तो देंगे। मतलब ये है कि वो जाहिर बात है उनकी आगे पूरे का पूरा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, तो जाहिर बात है उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, तो वो तो एक पूरे का पूरा सिलसिला जो है वो लगा रहेगा। तो गुलाम ही होगा, तो वो आपके पास मौजूद हैं, ये कहा गया। और जैसे मैंने कहा कि 1/5 आबादी जो है वो गुलामों की थी, तो ये बहुत बड़ी जो है वो तादाद थी, लेकिन फिर भी जो है वो स्लेव ट्रेड हो रही थी और ओपनली हो रही थी। मैंने जैसे कहा कि कोई सदर बन ही नहीं सकता था जिस टाइम तक वो स्लेवरी को जो है वो अपोनेंट करता, तो उसको बनने ही नहीं दिया जाता था, इसलिए वो चुप थे, बिल पास करके भी, और स्लेवरी वहां पे हो रही थी, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ जी कि 1850 का कंप्रोमाइज हो गया। अब 1850 का कंप्रोमाइज कैसे हो गया कि गुलामी की जो डिबेट लगी हुई थी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, और नॉर्थ के लोगों ने खास करके प्रेशराइज किया कि गुलामी को ख़त्म किया जाए। लेकिन अब साउथ तो ऐसे चाहता नहीं था, तो अब प्रेसिडेंट साहब जो थे उन्हें तो खतरा था, और हुकूमत को खतरा था कि ऐसा भी होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया जी, हुकूमत ने एक कंप्रोमाइज़ किया, जिसको 1850 का कंप्रोमाइज़ कहा जाता है। कि वो कंप्रोमाइज़ ये है कि जो कैलिफोर्निया का इलाका है, जहाँ से अभी भी सोना निकला और जो अभी भी हासिल किया गया 1948 के अंदर, 1848 के अंदर, और दूसरी साइड पे जो न्यू मैक्सिको का इलाका है, यहाँ पे स्लेवरी की इजाज़त दे दी गई। गो कि बाकी भी इजाज़त थी, लेकिन यहाँ पे मजीद स्लेवरी की इजाज़त दे दी गई कि आप यहाँ पे मजीद स्लेव्स जो है गुलाम ला के यहाँ पे अपने काम ले सकते हो, यहाँ पे इनसे जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर ने यूज़ कर सकते हो। यानी ये कंप्रोमाइज़ क्या था कि दोबारा से गुलाम जो है उन बेचारों की मुसीबत आई, और उन्हीं के लिए जो है वो एक अजाब हुआ, और उन्हीं के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा होगी, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई शदीद किस्म की। और ये जो एक स्लेव एक्ट था, उसको जो है वो, अब स्लेव एक्ट क्या पास किया हुआ था, लेकिन बावजूद उसके वो इतना जो है वो कमज़ोर था कि वो सिर्फ एक दिखाने के लिए एक सतही तौर का एक जो है वो बनाया गया था, एक एक्ट पास था, लेकिन उस एक्ट के ऊपर कोई भी अमल नहीं हो रहा था। इसके साथ साथ जो प्लांटेशन इकोनॉमी थी उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की। प्लांटेशन इकोनॉमी, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे जो कॉटन है, कॉटन बहुत ज़्यादा पैदा हो रही थी, और कॉटन का सबसे बड़ा ख़रीदार जो था वो बरतानिया था, बरतानिया और यूरोप। तो बरतानिया जो है, क्योंकि वो कपड़ा बनाता था उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, तो कॉटन यहाँ से जाती और वो कपड़ा वहाँ से बनाता और वो अपनी इकोनॉमी को वहाँ पे आगे लेके जाता। तो कॉटन के अंदर जो है वो मिलियंस की तादाद में यहाँ पे जो है वो स्लेव जो है वो काम करते थे। इसी वजह से स्लेव जो है वो गुलामी की वजह से ही या गुलामों की वजह से ही मजीद जो है वो अमीर होते जा रहे थे। लेकिन जो नॉर्थ था वो तो इंडस्ट्रियल था, बैंक्स थे वहाँ पे, टेक्सटाइल थी वहाँ पे और तरह के काम थे जो कि ऑफिस के काम हैं, जो लेबर के काम है, लेकिन उनको उसकी जॉब भी के तनख्वाह मिलती और पूरा प्रॉपर सिलसिला था। यानी कि वहां पे जो गुलामी थी वो ना होने के बराबर थी साउथ के मुकाबले में।
अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रॉ मटेरियल जो है उसका डिमांड जो है वो ज़्यादा होती चली गई, क्योंकि अब जाहिर बात है वहाँ पे डिमांड बढ़ रही थी, यहाँ पे भी जो उसकी प्रोडक्शन है वो भी बढ़ाई गई। तो जब प्रोडक्शन बढ़ाई गई तो उसके लिए मजीद स्लेव्स भी चाहिए थे। अब स्लेव्स बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि स्लेव्स का एक तो कंप्रोमाइज़ भी हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है 1850 से लेके 1860 की बात कर रहा हूँ, इन 10 सालों के बीच में, तो टेंशन भी बहुत शदीद बढ़ती जा रही है, बहुत शदीद, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यहाँ पे एक आप पिक्चर देखिए कि ये क्या है, ये एक स्लेव है, ये जो जिसके मुंह में हाथ दिया हुआ है पीछे से बंदे ने पकड़ के, कि भाई ये क्या कर रहा है कि ये स्लेव्स को अंदर से निचोड़ रहे हैं, उनके अंदर से भी निकाल रहे हैं, कि उनसे उनको बेड़ियां पहनाई जाती, बेड़ियां पहना के खेतों के ऊपर काम कराया जाता और वो गुलाम होते, और कुछ जो है वो भाग जाते। कुछ जब भाग के जाते तो भाग के कहां जाते, भाग के या तो वो कनाडा चले जाते, ठीक है, या फिर वो नॉर्थ के इलाकों के अंदर आ जाते। तो नॉर्थ के इलाकों में भी एक बिल पास किया गया, फिर यहां पे हुकूमत ने बिल पास किया कि भाई जो भी गुलाम भागेगा और नॉर्थ में आएगा तो उसको आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक किस्म का दोबारा से जो है फिर गुलामों को दोबारा से आज़ादी देने के खिलाफ थे बिल्कुल। तो कुछ भाग जाते, कुछ मारे जाते, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो तंग किया जाता। अब जब हालात ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गए तो गुलामों ने इसी दौरान जो है वो 3 जो है वो की थी, क्या कहते हैं उसको, बगावतें भी की। और जो लेटेस्ट बगावत थी वो 1859 के अंदर की, यानी 1859 में गुलामों की एक बड़ी बगावत हुई और जिसने बहुत बड़ा असर क्रिएट किया अमेरिका के ऊपर, ठीक है। और असर क्या क्रिएट किया कि अमेरिका इसके बाद जो है वो सिविल वॉर के अंदर झांका गया। इससे पहले 1800 के अंदर एक जो है वो हुई थी पूरी की पूरी जो है बगावत हुई, 1820 के अंदर बगावत हुई। और अब जो है ये क्योंकि आहिस्ता से, जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे कैलिफोर्निया के अंदर या न्यू मैक्सिको के अंदर मजीद गुलामों से काम लिया जाता, उनके ऊपर जुल्म किया जाता, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पर उनकी एक्सप्लॉयटेशन से उन्होंने क्या किया जी, बगावत कर दी। उस बगावत की वजह से जो है उन्हें बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया, बहुत ज़्यादा। और मुल्क भी इवन जो है वो 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो वहाँ पे दंगे फसाद स्टार्ट हो गए। इसी दौरान इन्होंने जो है कोशिश की कि सख्त किस्म के कवानीन बनाए जाए, वो कवानीन बनाए जाएँ जो कि गुलाम भाग ना सकें, क्योंकि जो भी गुलाम भागता था उसके बाद उसे शदीद किस्म का मारा पीटा जाता, उसकी बेड़ियाँ ना खोली जाती, उससे उसके बीवी बच्चों से ना मिलने दिया जाता। तो एक बहुत ही सख्त किस्म का जो है रूटीन थी, उनको खाने का ना दिया जाता। तो बहुत ही यानी कि टफ किस्म के हालात जो है उनके चलते रहे। इस दौरान जो है 1850 से लेकर 1807 के बीच में 3 प्रेसिडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आए। मिलर्ड फिलमोर आए 1850 से लेकर 53 तक, फ्रैंकलिन प्रेस आए 1853 से लेकर 1857 तक, और उसके बाद जेम्स बुचाना आए 1857 से लेकर और 1861 तक। अब 1861 के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हालात बदल जाते हैं, ठीक है। इसी दौरान जो है वो 1854 के अंदर रिपब्लिकन पार्टी बनती है, वजूद में आती है। ये वही रिपब्लिकन पार्टी है जो आज की रिपब्लिकन पार्टी है, यानी कि जो ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है। ये वही है जो कि इब्राहिम लिंकन ने जिसकी बुनियाद रखी थी 1854 के अंदर। यानी एक पार्टी हमने देखा डेमोक्रेट जो कि 1828 के अंदर बनी, और दूसरी जो है वो 1854 के अंदर रिपब्लिकन पार्टी बनी, और हाथी जो है वो इसका निशान है, इंतखाबी निशान है। तो ये जो रिपब्लिकन पार्टी थी ये खास करके जो है वो बनी ही स्लेवरी के अपोजिशन में थी, यानी कि ये इसके के लिए बनी थी कि ये स्लेवरी के खिलाफ आवाज़ उठा सके, क्योंकि इब्राहिम लिंकन जो थे ये स्टार्ट से ही स्लेवरी के बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे, और ये समझते थे कि ये गैर इंसानी जो है काम किया जा रहा है गुलामों के साथ, क्योंकि गुलाम जो है असल में वो भी इंसान है, उनके साथ जुल्म है। तो उसी की बिना पे वो लोग जो सपोर्ट करते थे कि भाई आप गुलामी को ख़त्म करें, तो इब्राहिम लिंकन की पार्टी को उन्होंने बड़ी तादाद में जो है वो ज्वाइन किया इसी 1960s के एरा में, 50s के एरा में, ठीक है। तो 50 से 60 तक ये जो है अमेरिका के अंदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रही, जिसके अंदर जो पार्टी बनी वो गुलामों के हक में बनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि वो जो गुलामी थी वो बिल्कुल बस अब एंड पे पहुंच गई, कि इतने एंड पे पहुंच गई कि अब गुलाम जो है ना उनकी भी हद हो गई, कि बर्दाश्त की हद हो गई। अब यहाँ पे इसको आप ज़रा देखिए 1850 का जो कंप्रोमाइज़ है जिसका हमने जिक्र किया था कि भाई ग़ुलामी की इजाज़त 2 स्टेट्स में दी गई थी, ठीक है। एक तो ये न्यू मैक्सिको का इलाका था और दूसरा यहाँ पे कैलिफोर्निया का इलाका था, जहाँ पे जो अभी नया नया काम हो रहा था, तो वहाँ पे परमिशन मिली हुई थी। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्टेट्स आपको नज़र आ रही हैं, ग्रीन साइड की जो स्टेट्स नज़र आ रही हैं, ये वो स्टेट्स हैं जो स्टेट्स एक्चुअली में ग़ुलामी के हक़ में नहीं, ये स्टेट्स हैं नॉर्थ की। ये जो नॉर्थ की स्टेट्स है ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं और ये गुलामी के मुखालिफ हैं, और यही वो सबसे बड़े सपोर्टर्स भी हैं इब्राहिम लिंकन के, या खास करके रिपब्लिकन पार्टी के, ठीक है। ये रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। दूसरी साइड पे यहाँ पे आपको ये जो येलो दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे वो एरिया है जो है स्लेव स्टेट्स हैं, यानी कि स्लेव स्टेट्स मतलब यहाँ गुलामी की इजाज़त है एक तो, और गुलामी को ये अच्छा समझते हैं क्योंकि यहाँ जितना एग्रीकल्चर ज़राअत वगैरह होता है वो सारे का सारा किसानों गुलामों के बलबूते पे ही होता है, और यहाँ पे मिलियंस की तादाद में जो है वो गुलाम खेतों में काम करते हैं और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, शदीद किस्म का एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये एरिया जो है साउथ का एरिया जो है वो गुलामी के शदीद किस्म के हक
में है और नॉर्थ का जो है वो अब शदीद किस्म की मुखालफत में है, इसी वजह से उन्होंने पार्टी भी जो है वो बना दी। और ये बीच की कुछ जो है वो न्यूट्रल स्टेट्स हैं, यहाँ पे फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी 1850 से 60 से 1870 के एरा की, के इस एरा के दौरान जो है अब क्या हुआ। ये जो एरा है ख़ास करके इसको याद किया जाता है सिविल वॉर के हवाले से, कि ये जो एरा है इसमें जो है अमेरिका बहुत बुरे हालात से गुजरा और बहुत ही शदीद हालात से गुजरा, कि सिविल वॉर यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुई। अब 1861 के अंदर हमने देखा था कि जो है वो लास्ट प्रेसिडेंट आए थे, उसके बाद जो है वो क्या हुआ, वहाँ पे इलेक्शन हुए, लेकिन इसी के बाद 1861 में ही जो है वो यहाँ पे एक बगावत हो गई और उस बगावत के नतीजे के तौर पे नॉर्थ और साउथ जो है वो तकसीम हो गए, नॉर्थ और साउथ। अब कैसे हुए कि 1861 के अंदर जो है वो इब्राहम लिंकन बन गए सदर, क्योंकि अब 1854 के अंदर जो पार्टी बनी थी रिपब्लिकन पार्टी, वो किस स्लोगन के ऊपर बनी थी कि हम गुलामी को ख़त्म करेंगे। तो अब उन्होंने इसी के ऊपर कंपेन चलाई, वो कंपेन जीती। इसका मतलब लोग, इब्राहम लिंकन ये समझे कि लोग ये चाहते हैं कि गुलामी ख़त्म कर दी जाए, इसीलिए तो उन्होंने इलेक्ट किया उन्हें। इसका मतलब ये है कि इब्राहम लिंकन आए। अब जैसे ही इब्राहम लिंकन आए तो जितनी भी जो साउथ की स्टेट्स थी, ठीक है, जो मगरब जनूब की स्टेट्स थी साउथ की, तो जनूब की स्टेट्स को भी ये इशू हुआ कि यार अब ये तो बहुत काम खराब है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है, जो इब्राहम लिंकन है, अब ये इब्राहम लिंकन क्या करेगा, ये गुलामी को ख़त्म कर देगा। इसने फ़ौरन से पहले आके कोई बिल पास करना है और उसके पास गुलामी ख़त्म हो जाएगी। तो इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या किया कि इन्होंने जो 7 स्टेट्स थी, उन 7 स्टेट्स ने अपनी एक कॉन्फिडेंसी बना दी, यानी उन्होंने अलग से एक पूरे का पूरा यूनियन बना दी। ठीक है, अब यूनियन कहा ना जाए क्योंकि यूनियन वो इलाके होंगे जो कि मुल्क के साथ रहेंगे और कॉन्फिडेंटली वो इलाके रहेंगे, कॉन्फिडेंसी जो कि मुल्क से बगावत करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सारे की सारी 7 स्टेट्स इकट्ठी हो गई और इन्होंने सेंटर से बगावत कर दी कि भाई हम आपके साथ नहीं रहते, हम अलग हैं। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, गुलामी के ऊपर, कि कहीं गुलामी खत्म कर दी तो हमारी अयाशी खत्म हो जाएगी, हमारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो ये 1860 के अंदर हुआ, यानी कि 8 फरवरी 1861 को जो है वो ये बगावत हो गई। अब ये बगावत हुई, इस बगावत के ऊपर क्या हुआ कि आर्मी का एक्शन हुआ। इब्राहम लिंकन ने अनाउंस किया कि भाई आप हमारे साथ वापस आ जाओ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, गो कि आप ये गलत कर रहे हो। लेकिन जब वेट किया गया 1-1.5 माह और वो वापस नहीं आए, किसी भी लीडर ने बात मानने से इनकार कर दी, तो ऐसे में आर्मी एक्शन का ऐलान हो गया और आर्मी को वहां पर भेज दिया गया। तो अप्रैल 1861 के अंदर जो है वो आर्मी जब ग्राउंड में आई तो नतीजे के तौर पर जो 4 स्टेट्स थी मजीद जो कि चाहती थी कि गुलामी रहे, दबे छुपे लफ्ज़ों में वो चाहती थी गुलामी रहे, लेकिन वो ओपनली बोलती नहीं थी, वो भी जो है खुल के सामने आ गई। और इस तरह से 7 वो और 4 ये 11 जो स्टेट्स थी, ये 11 की 11 स्टेट्स जो हैं वो गुलामी के हक में थी। इसी वजह से ये जो है फेडरेशन से अलग होगी, या यूनियन जिसको हमने भी कहा, तो यूनियन से अलग हो गई, मुल्क से अलग हो गई। तो अब इसका मतलब ये है कि मुल्क जो है अमेरिका जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया। एक साइड पे नॉर्थ का एरिया है, दूसरी साइड पे साउथ का एरिया है। यहाँ पे आप इस मैप के अंदर देखिए तो ये मुल्क 2 हिस्सों के अंदर तकसीम है कि एक ये जो है नॉर्थ का एरिया वो जो गुलामी के हक में है, ये वो 7 स्टेट्स हैं जो पहले उसके हक में आई, फिर उसके बाद 4 मजीद उन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है जी, और उसके बाद जो है ये जो एरिया है, ये ऊपर का एरिया नॉर्थ का, ये गुलामी के अगेंस्ट हैं। तो अब मुल्क 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया। अब होना ये था कि हालात अगर कंट्रोल न किए जाते तो अमेरिका आज, ये जो अमेरिका जिसे हम आज कहते हैं यूएसए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये अमेरिका ना होता, क्योंकि हकीकत में ये 2 मुल्कों के अंदर तकसीम हो चुका होता। एक को हम यहाँ पे इस टाइम पे फिलहाल कह रहे होते नॉर्थ अमेरिका और दूसरे को साउथ अमेरिका कह रहे होते। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि इब्राहम लिंकन की लीडरशिप जो है उसने मामलात को संभाला, क्योंकि जैसे जैसे आर्मी ने एक्शन लिया और आर्मी ने संजीदा बुनियादों के ऊपर एक्शन लिया तो उसमें क्या हुआ कि हालात मजीद ख़राब होते चले गए, इंतहाई ख़राब हुए, लाखों लोग मरना स्टार्ट हो गए। 1-2 आर्मी जो है मुखालफत में सामने आ गई, आर्मी को भर्ती किया गया, उन्होंने भी भर्ती किया, अपोजिशन ने भी, हुकूमत ने भी। ऐसे में क्या हुआ जी कि जो ये समटर का फोर्ट था कैलिफोर्निया के अंदर, ठीक है जी, इस कैरोलिना के अंदर, सॉरी इस कैरोलिना के अंदर, यहाँ अगर मैप में देखिए तो ये इस जगह पे कैरोलिना के अंदर ये फोर्ट है यहाँ पे। तो इस फोर्ट के अंदर जो है इस फोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया। क्योंकि इस फोर्ट पे अब कब्जा कैसे हुआ कि इस फोर्ट पे कुछ थोड़े लोग जो मौजूद थे, तो हुकूमत इन्हें जो है अब पीछे से रसद नहीं भेज सकती थी, क्योंकि अब यहाँ पे इन्हें रसद कैसे भेजे कि ये तो इलाका जो है या तो समंदर से होकर जाना पड़ेगा, बीच में से तो जो है वो स्टेट्स आई हुई हैं और वो स्टेट्स जो बागी हैं वहां से तो आ नहीं सकते। तो ऐसे में जो है इन लोगों ने जो है जो बागी थे इन्होंने अटैक किया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि यहाँ पे वाशिंगटन डीसी है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे डीसी है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये तो इन्होंने मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेना है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए और लाखों लोग जो हैं वो मरना शुरू हो गए। हर रोज की बिना पे जो है वो लाखों लोग, आम लोग मर रहे हैं और बहुत ही शदीद किस्म के हालात बुरे हो गए यहाँ पे अमेरिका के अंदर।
ठीक है। अब ऐसे में वॉर पूरी की पूरी फुल जो है वॉर स्टार्ट हो गई। फिर स्टार्ट में तो जो है वो पलड़ा भारी रहा बागियों का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बागियों को फिर शिकस्तें होना स्टार्ट हो गई। तो वो जो बागी थे आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना स्टार्ट हो गए और सरेंडर करना स्टार्ट हो गए, ठीक है। इसी दौरान अब क्या हुआ कि जो एक प्रोक्लेमेशन ऑर्डर था सितंबर 22, 1882 को पास किया गया। अब ये एक्चुअली में एक अनाउंसमेंट थी। अनाउंसमेंट क्या थी? या एक ऐलान था किसकी तरफ से जी? एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का एक ऐलान था इब्राहम लिंकन की तरफ से। इन्होंने ये कहा कि अगर जो है आपने न माने, किसको कहा जी? जो साउथ की स्टेट्स उनको कहा कि अगर आप न माने और आपने सिविल वॉर स्टार्ट न की, ठीक है, जनवरी तक, नेक्स्ट जनवरी तक, क्योंकि ये सितंबर का महीना है, तो इसका मतलब ये सितंबर से लेकर जनवरी जो है 1863 तक का इन्हें टाइम दिया गया कि आप अगर इस दौरान न माने तो हम एक ऐसा ऑर्डर पास करेंगे जिससे गुलाम जितने भी हैं वो सारे आज़ाद हो जाएंगे। और कौन से गुलाम? जो कि साउथ के अंदर हैं। जाहिर बात है गुलाम थे ही साउथ के अंदर। एक तो गुलाम जो जेल के अंदर हैं वो भी जेलों के अंदर सारे के सारे आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 8000 के करीब जो गुलाम थे वो जेलों में मौजूद थे, उनको जुल्म करके वहां पे डाला गया था। इसके अलावा जो 70 से 80 लाख जो गुलाम हैं जो उनके खेतों में काम कर रहे थे, उनको भी कहा कि वो आज़ाद हो जाएंगे। अब गो के गुलामों बेचारों को क्या पता वो आज़ाद हुए कि नहीं। तो इसलिए जो है ये ऑर्डर एक अनाउंसमेंट था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने और मजीद जंग तेज कर दी, जंग तेज की। तो ऐसे में जो है फिर इन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया इब्राहम लिंकन ने और हुकूमत ने, और उस ऑर्डर के नतीजे के तौर पे जेल से 8000 लोग छूट गए जो गुलाम थे। और बाकी वहां पे भी जो गुलाम थे उनको भी जैसे जैसे पता चलता गया कि भाई हम तो आज़ाद हो गए हैं, हुकूमत ने आज़ाद कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहां पर एक पंगा शुरू हो गया। अब पंगा क्या शुरू हो गया कि ये देखिए एक मालिक है, ठीक है, और मालिक के नीचे एक मालिक है, लेकिन उसके नीचे जो है वो तकरीबन 100, 200, 1000, 5000 गुलाम हैं। तो वो गुलामों को लेके उसने एक फौज बनाई हुई थी, क्योंकि गुलाम थे, जाहिर बात है, तो वो जो मालिक कहेगा गुलाम तो वही करेंगे। तो वो जंग लड़ रहे थे। लेकिन जैसे यहां पे 1000 गुलामों को पता चला कि भाई ऑर्डर पास हो चुके हैं कि हम तो आजाद हैं, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले उन्होंने पकड़ के इस मालिक को मारना शुरू किया, इस मालिक को मारा। और ऐसे में जो है वहां पे एक नया सिलसिला शुरू हो गया कि गुलाम मालिकों को मारना शुरू हो गए। और जब ये टर्निंग पॉइंट आया, गुलामों ने मालिकों को मारना, क्योंकि आर्मी तो शिकस्त नहीं दे पा रही थी, तो ऐसे में जो है वहां पे फिर जो बागी थे वो पीछे हटना शुरू हो गए और बागियों को शदीद किस्म का नुकसान शुरू हो गया। और बागी समझ गए कि अब जो है हालात उनके कंट्रोल से बाहर हैं। फिर कोई सॉरी शोरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुई। इसी दौरान जो है अगर हम बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि उन्होंने सिविल वॉर के अंदर क्या जो है वो रोल प्ले किया, तो फिलहाल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पॉजिटिव रोल ही रहा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी कि साउथ जो है वो जुदा हो जाए या वहाँ पे पंगे लग रहे हैं, क्योंकि जितना रॉ मटेरियल ब्रिटिश को जाता था वो सारे का सारा साउथ से जाता था, कॉटन का खास करके। तो इसलिए वो हुकूमत को ही सपोर्ट करते रहे कि भाई अभी फिलहाल मुल्क को एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा है। तो इस वजह से उन्होंने किसी को नहीं छेड़ा इस वॉर के अंदर। और आखिरी 2 साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तबाहकुन रहे, अवाम के लिए भी, लोगों के लिए भी अमेरिका के अंदर। और इस तरह से खैर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बागी जो है वो ख़त्म हो गए, उनके ऊपर कब्जा हासिल कर लिया गया और अमेरिका को तकसीम होने से जो है वो बचा लिया इब्राहम लिंकन और उनकी लीडरशिप ने। तो टोटल अगर बात की जाए इस वॉर की, जो सिविल वॉर हुई, उस सिविल वॉर में तकरीबन कोई 7,50,000 के करीब सिर्फ सोल्जर्स, ज़रा बात को समझिएगा कि जो वेल ट्रेंड हैं, वेल इक्विप्टेड हैं, वो सोल्जर्स जो हैं तकरीबन कोई 7.5 लाख के करीब इसमें मारे गए। तो जो लोग मारे गए, जो सिविलियंस थे, आप उनको इससे डबल या 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि 24-25 लाख लोग जो है, जो सिविलियंस हैं 24-25 लाख, तो टोटल 30 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो इस सिविल वॉर के अंदर जो है वो इबरत का निशाना बने और मारे गए। उनको जो है ना वो जहाँ पे, अब क्योंकि खाना ख़त्म हो गया, भूख से लोग मरे, सर्दी से लोग मरे, हालात ऐसे पैदा हो गए थे, तो इतना शदीद किस्म का ये सिविल वॉर अमेरिका के अंदर रहा और बहुत ही शदीद। और यही असल में जो है वो काले और गोरे की लड़ाई थी। ये सिविल वॉर असल में एक रेसिज्म था कि एक साइड पे जो है वो काले थे और दूसरी साइड पे गोरे थे, कि गोरों ने यही माना हुआ था कि हम गोरे हैं, हम सुपीरियर हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि ये इंग्लैंड से आए थे, तो इंग्लैंड वाले खुद को क्या मानते हैं? द लैंड ऑफ एंजल्स, कि भाई हम तो फरिश्तों की ज़मीन है, तो हम तो फरिश्ते हैं, क्योंकि गोरे जो हैं हिंदुस्तान के अंदर भी तो यही आके करते रहे और कॉम्प्लेक्सिटी पैदा की कि भाई काले और गोरे, तो हम आज भी उन्हें सुपीरियर समझते हैं। दूसरा जो है वो काले जो थे तो उनको पीछे माना गया, तो उनको फिर उनके साथ इतना जुल्म किया गया। गो के खैर ये काले और गोरे का इम्तियाज़ जो है वो आज भी मौजूद है। आज भी आप देखिए अमेरिका के अंदर, तो आज भी ये इशू आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा कि वहाँ पे ये इशू काले और गोरे का मौजूद है। गो कोई कहते हैं कि ऐसा नहीं, रेसिज्म ख़त्म हो चुका, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी काले और गोरे का मौजूद है, ठीक है। तो ये एक इतनी शदीद किस्म की सिविल वॉर जो है वो चली अमेरिका के अंदर तकरीबन कोई 4 साल। आगे बढ़ते हैं। अब
जो सबसे मेन रोल रहा, यानी कि वॉर अगर बात की जाए, जो जंग है, अगर हम कहें कि वो जंग जीते क्यों, तो एक तो हमने कहा था कि जो गुलाम है उन्होंने मालिकों को ही मारना स्टार्ट कर दिया, एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि जो जेल से जो 8,000 कैदी छोड़े गए थे, गुलाम जो है उन्होंने भी आर्मी को ज्वाइन किया, उन 8,000 कैदियों ने, ठीक है। और तीसरा जो है, बहुत से जो स्लेव्स थे जो आज़ाद होके आ रहे थे, उन स्लेव्स को भी जो है वो आर्मी के अंदर भर्ती किया गया, और उन्होंने आर्मी के साथ मिलके, जो गवर्नमेंट की आर्मी थी उस आर्मी के साथ मिलके उन्होंने क्या किया जी, उस आर्मी के साथ मिलके ये जंग लड़ी और जंग जीती। यानी कि तकरीबन कोई, अब देखिए 2.5 लाख के करीब माना जाता है कि सिर्फ गुलाम जो है वो आर्मी में भर्ती हुए, और उन्होंने जो है वो साउथ के खिलाफ जो है वो वॉर लड़ी, और जिसके के तौर पर उन्हें कामयाबी हासिल हुई। तो अगर ये ना आज़ाद किए जाते, उनके ज्वाइन ना करते, तो बहुत मुश्किल था ये वॉर जीतते। इसके बाद जो है वो तकरीबन 30,000 गुलामों को छोड़ भी दिया गया जो इनके पास मौजूद थे, बाकी तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ही छूटे एकदम से, तो फिर भी ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया और उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन ये हुआ कि वो इलाके जो साउथ के जहाँ पे गुलामी थी, हर साइड पे ही थी, तो वहाँ पे जो है आर्मी जो है उसको छोड़ दिया गया कि भाई आर्मी वहाँ पे अब उनके सिविल राइट्स का ख्याल करेगी। अगर उनसे काम करवाते भी हैं तो एक तो तरीके से काम करवाएं, और दूसरा उनके साथ ना जुल्म ना हो, नए गुलाम वहाँ पे जो है वो ना लाए जाएँ। तो ये वॉर के बाद जो है वो हुआ। लेकिन इसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ, जो सिविल वॉर हुई, तो इतनी ज़्यादा, अगर सोच लें कि अगर 25-30 लाख लोग जो है वो इसके अंदर जो है वो मारे गए, तो फिर एक अंदाज़ा आप लगा लें कि इकोनॉमिक लॉस जो है वो माशी तौर पे कितना नुकसान हुआ होगा। तो माशी तौर पे शदीद किस्म का नुकसान हुआ, यानी अमेरिका आप मान लें कि ज़ीरो पे चला गया बिल्कुल। वो जो इसने पिछले 100 साल में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की थी, आहिस्ता 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 ग्रोथ की थी, वो सारे का सारा जो है दोबारा से वापस आ गया, इतना ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ। अब उसके बाद जो एरा स्टार्ट हुआ अमेरिका के अंदर, उसे कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन एरा ऑफ अमेरिका, यानी कि दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन का एरा स्टार्ट हुआ, वहां पे बहाली का जो एरा है वो स्टार्ट हुआ। क्योंकि अब जैसे मैंने कहा कि जीरो पे चली गई स्टेट सारी की सारी, ठीक है, तो अब जीरो से इसका मतलब उसने ऊपर उठना था और जीरो से ऊपर उठ के आगे बढ़ना था। लेकिन अब इस दौरान क्या हुआ कि इसको कहा जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन। अब रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब यह है कि काले और गोरे जो हैं वो मिल के अब हुकूमत को आगे लेके जा रहे हैं, कि पहले भी लेके जा रहे थे खैर, लेकिन पहले काले जो है वो गुलामी में लेके जा रहे थे और गोरों का ही सारे का सारा रोल था। लेकिन अब क्या हो गया, अब काले और गोरे मिल के आगे मुल्क को लेके जा रहे हैं, गुलामी की जंजीरें खत्म हो चुकी, लोग आज़ाद हो चुके। फिर मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीटली आज़ाद नहीं हुए, लेकिन फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर आज़ाद हो गए। तो उससे क्या हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर आज़ादी से, कि अब जो है वो मुल्क की तरक्की में उन्होंने किरदार अदा करना शुरू कर दिया, तो उसको रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन का नाम दिया गया। और 3 इंपॉर्टेंट जो है वो रिकंस्ट्रक्शन की अमेंडमेंट्स पास की गई कि इस बहाली के लिए, इस पूरे के पूरे अमेरिका को दोबारा से आगे ले जाने के लिए जो है, यहाँ पे देखिए जी अब्राहम लिंकन साहब क्या कर रहे हैं कि बिल पास कर रहे हैं, ये जो 3 जो हैं उनमें से। तो अब क्या हुआ कि अब उनमें से एक जो है वो सबसे पहले पास हुई, जो कि इन्हीं के दौर के अंदर इब्राहिम लिंकन के अंदर क्या हुआ कि भाई एबोल्यूशन कर दी गई स्लेवरी की, यानी जो गुलामी थी इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 13th अमेंडमेंट की गई अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके तहत गुलामी को ख़त्म कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ा इवेंट अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर आप इसे मान सकते हैं कि ये इंसानों को जो है इन्होंने इज्जत देना शुरू कर दी 13th अमेंडमेंट के बाद 1865 में, यानी कि 31 जनवरी 1865 को अमेरिका के अंदर प्रॉपरली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गुलामी खत्म हो गई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक जो है वो रिकंस्ट्रक्शन की अमेंडमेंट थी। दूसरी 14th अमेंडमेंट थी, जिसके अंदर जो है वो स्लेव्स को इक्वल राइट्स दिए गए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि गुलामी खत्म तो हुई, लेकिन काले और गोरे का इम्तियाज तो वहीं पे है कि काले को वो हुकूक हासिल नहीं है जो गोरे को हैं, ऐसे ही है। तो अब इसी तरह फिर क्या हुआ कि ये जो 9 जुलाई 1868 को पास किया गया, तो इसके के तौर पे क्या हुआ कि जी सब के सबको जो स्लेव्स थे उन्हें भी बराबर के हुकूक दे दिए गए, बराबर का शहरी जो है वो मान लिया गया। और 15th अमेंडमेंट हुई, और वो क्या थी जी, स्लेव राइट टू वोट। और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट थी कि अब इतनी बड़ी तादाद में अगर स्लेव्स यहाँ पे मौजूद हैं, अब गो कि वो स्लेव्स रहे नहीं थे, वो काले थे, इनको काले कहा जाए, तो जो ये काले लोग हैं, ठीक है, इनको जो है वो हक दे दिया गया कि भाई आप भी जो है वो 3 फरवरी 1870 को ये पास की गई, अब आप भी बिल वोट दे सकते हो। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं कि पहले गुलामी खत्म की गई 1865 के अंदर, फिर 1868 के अंदर जो है उनको इक्वल का सिटीजन माना गया, और फिर 1870 के अंदर उनको वोट का हक भी दे दिया गया। गो कि इसके ऊपर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, खास करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी के नाम से, ठीक है, तो इसने काफी ज्यादा झगड़ा भी किया। क्या झगड़ा किया कि भाई काले और गोरे जो हैं ये किसी सूरत में बराबर हो नहीं सकते। तो जब काले और गोरे बराबर हो नहीं सकते, ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उनको वोट का हक मिले, जिस शख्स को हम चुन रहे हैं उनको वो कैसे चुन सकते हैं। तो ये फिर भी बहुत से लेवल के ऊपर ये काम होता रहा, लेकिन हुकूमत की सतह पे इसको जो है वो अबॉलिश कर दिया गया।
फिर क्या हुआ इसके बाद 1876 के जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 1876 के, और इस 1876 का जो इलेक्शन था उसमें क्या हुआ कि उसमें अब थोड़ा सा पंगा हो गया। पंगा क्या हुआ कि उसमें फिर एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, ठीक है, 1877 का कंप्रोमाइज़ से कहा गया, क्योंकि इलेक्शन एंड में हुए, अब इलेक्शन के 4 माह गुजर गए लेकिन फिलहाल तक नया सदर नहीं बन सका। उसकी वजह ये थी कि 2 लोग थे जिनके बीच में फैसला होना था, ठीक है, एक साइड पे जैमुअल जे टाइडन थे और दूसरी साइड पे रूथफोर्ड थे। अब हुआ ये कि जो 3 स्टेट्स थी, खास करके कैलिफोर्निया की, लुइसियाना की और साउथ कैरोलिना की, इन 3 स्टेट्स के अंदर जो इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन शक में चले गए। वहाँ की जो वोटिंग थी उसका कुछ इशू था और वहाँ पे अभी तक जो है वो ये इनके वोट्स को हतमी शक्ल नहीं दी गई थी कि भाई ये जो 3 स्टेट्स हैं इनमें जब तक काउंट ही नहीं हुए तो उसका मतलब ये अभी तक सदर तो बन नहीं सकता। तो फिर आखिर में जो है वो एक कमेटी बिठाई गई दोनों पार्टीज की तरफ से, डेमोक्रेट्स की तरफ से और रिपब्लिकन की तरफ से, ठीक है, क्योंकि जो सैमुअल थे ये डेमोक्रेट्स के थे, इनका ये कहना था कि ये जीत चुके हैं और फिलहाल तक की काउंटिंग के मुताबिक यही जीत रहे थे, लेकिन जो रूथफोर्ड थे इनका ये कहना था कि ये जीते हैं क्योंकि ये जो 3 स्टेट्स हैं इनके अगर वोट काउंट किए जाएं तो मैं जीतूंगा। और जब 1877 के अंदर जो है वो कमेटी बनी, उसके बाद इनके वोट्स को सामने लाया गया तो हकीकत में जो है वो रूथफोर्ड ही जीते थे। तो उसमें जो है फिर कुछ लोग ये मानते हैं कि रूथफोर्ड जीते, कुछ ये मानते हैं कि जो सैमुअल थे उन्होंने खुद ही जो है फिर वो पीछे हट गए और फिर एक कंप्रोमाइज़ हुआ 1877 का गवर्नमेंट के अंदर। तो उसमें क्या हुआ कि अब ये जो कंप्रोमाइज़ था, इस कंप्रोमाइज में क्या हुआ कि साउथ के जो लोग थे उनको दोबारा से सेल्फ रूल की इजाज़त दे दी गई। अब यहाँ पे इस बात को जरा समझिएगा कि सेल्फ रूल की इजाज़त का क्या मतलब है। देखिए, सिविल वॉर से पहले की अगर बात करें कि सिविल वॉर से पहले क्या था कि अमेरिका नॉर्थ हो या साउथ हो, दोनों जो है वहाँ पे जो जो स्टेट्स मौजूद थी वो स्टेट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी, क्योंकि फेडरेशन है तो ऑब्वियसली फेडरेशन में सूबे जो हैं वो तो आज़ाद हैं, तो सूबे अपने लिए लॉज बना सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब साउथ ने ये सारी की सारी सिविल वॉर की तो बहुत से लोग, यानी कि बहुत से नॉर्थ के लोग खास करके मुखालिफ हो गए कि साउथ से वोटिंग का राइट भी छीन लेना चाहिए, इनके ऊपर मार्शल लॉ की तरह हुकूमत करनी चाहिए, इन्हें दुबा के रखना चाहिए क्योंकि इन्होंने स्टेट के खिलाफ बगावत की और इतनी बड़ी तबाही अमेरिका के अंदर होगी। गो कि इब्राहिम लिंकन को माना जाता है एक बड़े दिल वाले थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया और फिर भी साउथ को अपने साथ जोड़े ही रखा। तो ऐसे में क्या हुआ, लेकिन वहां पे साउथ में उन्होंने फौज छोड़े रखी कि फौज क्यों थी, निगरानी के लिए वहां पे, तो वो अपने लॉज वगैरह भी नहीं बना सकते थे। तो इस कंप्रोमाइज के थ्रू क्या हुआ 1877 के अंदर कि दोबारा से जो है वो साउथ को सेल्फ रूल की इजाजत दे दी गई, वहां से फौज जो है उसको वापस बुला लिया गया और उनके जो पुराने हुकूक थे उनको बहाल किया गया और किसी शक्ल में, हल्की फुल्की शक्ल ही थी, जो गुलामी थी उसको वहां पे इजाजत दी गई। इजाजत क्या दी गई, यानी कि अब जाहिर बात है जब फौज वहां से वापस आई तो जो कुछ गुलाम मौजूद थे तो वो गुलाम उनसे तो उन्होंने काम लेना था, तो वो जो है एक कंप्रोमाइज हो गया साउथ के ऊपर कि साउथ वालों ने कंप्रोमाइज इसलिए किया कि भाई अगर आप हमारी ये डिमांड्स पूरे करोगे तो ठीक है जी, हम आपको नॉर्थ वालों नॉर्थ का जो सदर है उसको भी मान लेंगे। तो ये किस्म का कंप्रोमाइज हुआ। इसके बाद एक इदारा बनाया गया फीडमैन के नाम से, फीडमैन ब्यूरो जो है, ये फीडमैन ब्यूरो क्या है जी कि फ्री मैन क्या, इसको फीडमैन कहा गया कि ये एक आर्मी का इदारा था और इसके अंडर जितने भी स्लेव्स थे जो आज़ाद हुए थे उन सारे के सारे गुलामों को जो है वो इनके अंडर रख दिया गया कि अब ये जो इदारा है ये सारे का सारा कंट्रोल करेगा अमेरिका में गुलामों को कि भाई उनके साथ जुल्म दोबारा से तो नहीं हो रहा, दोबारा से उन्हें स्लेवरी के ऊपर मजबूर तो नहीं किया जा रहा इस तरह से, ठीक है, स्लेवरी के कंट्रोल के ऊपर। और इस तरह से जो है फिर ये रिकंस्ट्रक्शन का एरा भी 1877 के अंदर, उस टाइम पे जिस टाइम पे ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ 1877 का, तो जो रिकंस्ट्रक्शन का एरा था वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अब अमेरिका जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी कि स्लेव्स जो हैं, जो गुलाम हैं, वो हुकूमत का हिस्सा बन गए। जो गुलाम थे, अब जाहिर बात है क्योंकि अब रिकंस्ट्रक्शन के दौर में तो सारी की सारी रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन थी, तो इसका मतलब ये है कि अब उनको भी जो है वो वोट का हक भी मिला, तो उनमें से नुमाइंदे जो है वो मुंतखब होकर आना स्टार्ट हो गए कांग्रेस के अंदर, ठीक है। तो कांग्रेस में कालों के नुमाइंदे भी एक आध दो जो है वो आ जाते, लेकिन इसी दौरान जैसे मैंने कहा कि गोरों के हकूक़ के लिए कुछ जो है वो तंजीमें बन गई कि उनमें से एक के ऑर्गेनाइजेशन भी थी। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ गोरों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी। हालांकि देखा जाए तो सारे के सारे राइट्स थे ही गोरों के, राइट्स का तो इशू गुलामों का था, कालों का था, लेकिन फिर भी ये आई। तो यहाँ पे ये सामने एक पिक्चर आप देखिए, इसमें दिखाया जा रहा है कि ये के वाले
गोरे हैं और दूसरी साइड पे इनका जो कंप्रोमाइज़ हो रहा है कालों के साथ कि एक साइड से ये दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे जो है ये गुलामों के ऊपर ये इन्होंने ये देखिए यहाँ पे कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है, ये छुरा सा पकड़ा हुआ है और इस छुरे से जो है गुलामों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। यानी कि गोरे अभी भी एक साइड से ऊपर से दिखा रहे हैं कि भाई हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन दूसरी साइड पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो गुलाम हैं उन गुलामों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और इन जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है और ये कई सालों तक अगले चलता रहा है, ऐसे ही उनके ऊपर जुल्म इसी तरह से होता रहा। ठीक है, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूवी है 12 Years a Slave, जो अवार्ड विनिंग मूवी भी है। आप अगर वो देखें गुलामों के ऊपर तो आपको नज़र आएगा किस तरह की गुलामी वहाँ पे उस टाइम पे रखी गई। खैर, इसके बाद क्या हुआ कि ये एक काला दौर, स्याह दौर जिसे कहा जाए, अमेरिका के दौर का गुजरा, अमेरिका की हिस्ट्री का। लेकिन उसके बाद अमेरिका में बहुत कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद अमेरिका, ये जो आज हमें अमेरिका नज़र आता है, ये उस सिविल वॉर के बाद और रिकन्स्ट्रक्शन के बाद का जो है अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हुआ, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, जगह जगह इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई, हर साइड पे जो है वो हर एरिया के अंदर, हर सेक्टर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ हुई और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे एक तो एम्प्लॉयमेंट पैदा हुई। उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि करोड़ों की तादाद में, तकरीबन 1 करोड़ के करीब माना जाता है कि जो यूरोपियंस हैं वो यहाँ से माइग्रेशन करके अमेरिका गए, मुख्तलिफ खास करके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से। ठीक है, वो माइग्रेशन की उन्होंने, वहाँ पे यूरोप से अमेरिका गए, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका को द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ माना जाने लगा। ये देखिए यहाँ पे एक जो है वो एक पिक्चर है कि वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कहाँ पे है कि इस सिविल वॉर के बाद पर कैपिटा जो इनकम थी, जो एक शख्स साल के अंदर कमाता है, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है वो यूएस के अंदर थी उस टाइम पे, कि इतना ज़्यादा यूएस वो ग्रोथ कर गया। तो लोगों से कोई भी पूछा जाता कि देयर इज़ नो वे लाइक द अमेरिकन वे, कि भाई ऐसा कोई रास्ता नहीं जो कि अमेरिकन रास्ता से बेहतर हो। तो हर ये पूरी की पूरी एक लाइन जो बनी हुई है, ये माइग्रेंट्स की लाइन बनी हुई है एक्चुअली में, जो मुख्तलिफ तरह के हैं, जो कि अमरीका जो है वो आने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं और ये अमरीका जो है यहाँ पे आएंगे। तो अमरीका पहुंचे और बहुत बड़ी तादाद में आके इन्होंने वहां पे तरक्की की, उन्होंने आके अमेरिका को तरक्की दी। तो ये बहुत शानदार किस्म का अमेरिका का जो है वो दौर गुजरा। वैगन ट्रेल्स जो है इसके बाद स्टार्ट हो गई, ट्रेन जो है स्टार्ट हो गई, रेल रोड स्टार्ट हो गई और ये एक बहुत बड़ा जो है वो माना जाता है एक दौर, क्योंकि ये दौर इन्वेंशंस का भी एक्चुअली में दौर था। इसी दौरान जो है वो थॉमस एडिसन ने बल्ब जो है वो इन्वेंट कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। अब वो जो मशीनें 10-10, 20-20, 30-30 लोग जो है वो मशीनें चलाया करते थे, तो अब वो मशीनें जो है वो बिजली के एक बटन से चलना स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब रेवोल्यूशन आ गया पूरे का पूरा। तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेवोल्यूशन जो है वो अमेरिका के अंदर आया। और इसी तरह से जब रेल जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बनाई गई, ठीक है जी, तो ये जो रेल है इसने भी सारे का सारा सिस्टम चेंज कर दिया, क्योंकि इससे पहले माना जाता है कि मुल्क के अंदर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए तकरीबन कोई $1000 जो है वो एक फैमिली के लगा करते थे। ठीक है, तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो रेल बनाई गई थी, ये पूरे के पूरे मुल्क के अंदर इसका जाल बिछा दिया गया कि जहां जहां पे अमेरिका की बाउंड्रीज थी वहां वहां तक इसे लेके चले गए। तो उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि पूरी की पूरी फैमिली की जो कॉस्ट आती वो $150 आती। अब कहां पे $1000 और कहां पे $150, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि अब सबके सब फायदा ये हुआ कि अब रेल बन गई। अब जाहिर बात है गाड़ियां तो उस जमाने में थी नहीं, 18वीं सेंचुरी के 19वीं सेंचुरी के एंड पे, तो गाड़ियां तो उस टाइम पे नई नई बनना स्टार्ट हुई थी। ये साइकिलों की तरह की गाड़ियां जो है पहिए वाली बनना स्टार्ट हुई थी, तो मोटर गाड़ियां अभी तक फिलहाल बनी थी नहीं। तो ये जो ट्रेन बनी थी, ठीक है, कोयले के इंजन वाली, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेंशन थी और लोग इससे बहुत ज्यादा फैसिलिटेट हुए, और खास करके अगर माना जाए इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा जो रोल था वो रोल था जी लोडिंग के लिए, कि जो एक इलाके से, लेट सपोज अगर एक कोने में जो है वो एक ज़राअत हो रही है और वहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन हो रही है, तो वहाँ से कॉटन को अब कौन उठा के जो है वो समंदर तक लेके आएगा, ठीक है, और समंदर के इलाके में आके यहाँ से अटलांटिक ओशन से वो ट्रेड करेगा ब्रिटिशर्स के साथ। तो एक बहुत लंबा सफ़र है ज़मीन का खास करके। लेकिन जब रेलगाड़ी बन गई तो इसका मतलब यहाँ से इन्होंने प्रोडक्शन की, यहाँ पे रेलगाड़ी पे आके इन्होंने जो है वो जी आके यहाँ पे अपलोड किया, ठीक है, मालगाड़ी जिसे कहा जाता है। तो उस मालगाड़ी के ऊपर मालगाड़ी के ऊपर अब किया और उसके बाद यहाँ से ये यहाँ पहुँची। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो बहुत आसानी हो गई। तो इससे जो है एक बहुत बड़ा जो है इकनॉमिक बूम आया अमेरिका के अंदर। तो ये इकनॉमिक बूम का ज़माना था, इसमें बड़े बड़े लोग जो है यहाँ पे आए। इसी दौरान जो है वो इंडियन वॉर्स भी हुई, और इंडियन वॉर्स में टोटल अगर माना जाए तो 19,000 के करीब जो है वो अमेरिकन यानी गोरे इसमें मारे गए, और 30,000 के करीब जो है वो कालों की डेथ हुई। यानी कि फिर भी इनकी तादाद ज़्यादा है, क्योंकि बेचारे वो तो मस्कीन लोग थे, क्योंकि उनको जहाँ जहाँ ये जाते वहाँ वहाँ से निकालते जाते। अब वो बेचारे जाएँ तो जाएँ कहाँ,
कि पहले उन्हें शिफ्ट किया, फिर शिफ्ट किया, अब वो कहाँ जा रहे हैं? तो इसका मतलब अब उनके साथ लड़ाइयाँ, जंगें हो रही हैं। जब उनकी ज़मीन से जो है वो रेलवे गुजारने की कोशिश की जा रही है, ये सड़कें गुजारेंगे, तो जाहिर बात है उन्हें एतराज़ होगा, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल कुछ और है। तो ऐसे में वॉर्स हो रही हैं, उनके वॉर्स के नतीजे के तौर पर जो है वो क्या हो रहा है, इतनी बड़ी डेथ्स भी हो रही हैं। तो फिलहाल वो वॉर्स लगी हुई हैं। और इसके अलावा जो लोकल स्मॉल स्केल वॉर्स थी वो भी इसी तरह से जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह लगी हुई हैं इसी एरा के दौरान। लेकिन इस एरा को नॉर्मली माना जाता है कि ये गोल्डन एज ऑफ अमेरिका है, कि ये अमेरिका की जो गोल्डन एज का एक दौर स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1870 के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन का दौर था, या खास करके 1880 के बाद, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसने ग्रोथ की। अगले 10 से 15 साल जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रहे अमेरिका के लिए। और एक ड्रामेटिक किस्म की इंक्रीज जो है वो अमेरिका की वेल्थ के अंदर देखने को मिली। इसी दौरान जो है वो सिविल सर्विस एक्ट भी पास किया गया, जिसमें पहली बार जो है वो मेरिट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, या इम्तिहान के थ्रू जो है अब कोई भी बंदा जो है वो सिविल सर्वेंट बन सकेगा, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़ी करप्शन थी। तो करप्शन को दूर करने के लिए ये पास किया गया। गो कि इसके ऊपर जो है वो मुखालफिन खफा भी हुए, क्योंकि वो अपने लोगों को हायर करवाते थे। लेकिन अब जब यहाँ पे एग्जाम के थ्रू जो है इनको आगे लेके जाया गया, तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होगी। इसके अलावा जो है वो 1890 की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए पूरी दुनिया के अंदर, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो अमेरिका की थी 1890 के अंदर। पूरी दुनिया यानी एक साइड पे आप कह लें, और अमेरिका की जो ग्रोथ थी वो 1890 पे एक साइड पे थी, और बहुत ही बड़ी माइग्रेशंस भी हुई। 1880 से लेके 1912 तक जो है वो अमेरिका, यूरोप की बहुत बड़ी माइग्रेशंस जो है वो अमेरिका में हुई, जिसमें मैंने कहा कि तकरीबन 1 लाख के करीब लोग आए। अब वो जो लोग आए, एक तो वो अपना सब कुछ वहाँ से बेच के आए, ज़रा बात को समझिएगा, तो इसका मतलब वो बहुत सा पैसा लेके आए, पैसे बहुत लेके आए। तो वो जो पैसे थे उन्होंने आके यहाँ पे अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट किए। कुछ ऐसे लोग आए जो बिल्कुल कंगाल आए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके काम किया, मेहनत की, क्योंकि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज अमेरिका को उस टाइम पे माना जाता था कि अगर आप $5 लेके आए हैं तो उससे $5 लाख जो है वो आप अमेरिका में कमा सकते हैं, ये माना जाता था। ठीक है, इवन अभी भी जो है वो एक प्रॉस्पेक्ट चल रहा है कि भाई अमेरिका जाए, अब तो खैर खत्म हो रहा है, लेकिन ये फिर भी एक जो है ना अमेरिका देख ले सुपर पावर है। तो उसमें स्किल्ड वर्कर बहुत ज़्यादा आए। अब ये जो स्किल्ड वर्कर्स आए, इन्होंने बहुत फ़ायदा दिया, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स आने की वजह से ये हुआ कि वहाँ पे हर शोबे के अंदर जो है वहाँ पे काम होना स्टार्ट हो गया। और जब हर शोबे के अंदर काम होना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ कि ज़ाहिर बात है इकॉनमी ने बूम किया। इसी दौरान दो बहुत बड़े नाम, एक है एंड्रू कार्नेगी का नाम और दूसरा है डी रॉकेटफिलर का नाम। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इन लोगों ने जो है यहाँ पे आके एक स्टील टाइकॉन बना। ये जो आपको सामने पिक्चर दिखाई दे रही है, ये एंड्रू कार्नेगी की है। ये वही एंड्रू कार्नेगी है जिन्होंने एक रिसाला जो है वो छापा था, गॉस्पेल ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक बुक है, आप इसे ज़रूर पढ़िए अगर आपको पैसे कमाने का शौक है, तो जिसमें सीक्रेट बताएंगे। इसके अलावा इन्हीं के कहने पे नेपोलियन हिल ने जो है वो बुक पूरी की पूरी 25 साल की रिसर्च के बाद जो है वो लिखी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। और वो भी जो है दुनिया की नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक मानी जाती है कि भाई किस तरह से सिर्फ सोच के बगैर पैसे के अमीर कैसे हुआ जाए। कि वो लोग जो अमेरिका आए तो उनके पास कुछ नहीं था, वो कैसे अमीर हुए। तो ये पूरे का पूरा उसके अंदर प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि बगैर जो है ना, तो ये बहुत शानदार किस्म की बुक, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन मेंशन करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी जो है वो वीडियो बना दूंगा। इस तरह से रॉकेट फिलर जो हैं ये इन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन स्टार्ट की और ऑयल की माइनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। तो दोनों ही बहुत बड़े बड़े नाम हैं और ये दो एरा जो है वो अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ का एरा रहा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी लेबर डे के हवाले से कि अब जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है, अब देखिए जब इंडस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक मिडिल एजेस का एक टाइम था जिस टाइम पे माना जाता था कि यूरोप के अंदर खास करके जिस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप के अंदर आया था, ठीक है, वो हम यूरोपियन हिस्ट्री में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। लेकिन जब वहाँ पे आए तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम था कि वर्कर्स से 18 से 20 घंटे जो है वो काम करवाया जाता। इवन मिडिल एजेस के अंदर यूरोप की आबादी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। वो किस वजह से कि दिन के टाइम पे जो है वो बीवी काम पे जाती और रात के टाइम पे जो है वो शोहर काम पे जाता, क्योंकि शिफ्ट हुआ करती थी मॉर्निंग और नाइट की। तो ऐसे में इन्हें टाइम ही नहीं मिलता था कि बीवी बच्चे को पैदा किए जाएं या कोई इस तरह का सोच रखी जाए। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो इनकी जो आबादी की ग्रोथ थी वो भी, और दूसरा इनके हालात भी इतने ज़्यादा ख़राब थे कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना फिर ख़राब हो गए। तो ये, और इवन बच्चे जो थे, छोटे बच्चे, वो भी जो है उनकी स्टोरी बताई जाती है कि वो सुबह 4:40 पे या 4:30 पे जागा करते यूरोप की ठंड में, शदीद किस्म की ठंड में, और वो जो है वो रात को वापस आते। तो ऐसे कि महीनों महीनों जो है वो बीवी अपने शोहर को नहीं, इसी तरह से अपने बच्चों को नहीं देख सकते थे, मिल नहीं सकते थे। तो इतना ज़्यादा वर्कर के साथ यूरोप के अंदर जुल्म हुआ रेवोल्यूशन के दौरान।
दौरान। अब यही रेवोल्यूशन अमेरिका में आया तो यहाँ पे भी ऐसा ही था। इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे तो देते थे, लेकिन एक तो कोई छुट्टी नहीं थी, हफ्ते में पूरे के पूरा 7 दिन काम करने पड़ते बगैर किसी छुट्टी के, ठीक है, और ना कोई एक्स्ट्रा बोनस था। जितनी सैलरी थी, यानी अगर $10,000 है तो $10,000 ही है, और बाकी जितना प्रॉफिट है वो सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो मालिक खा रहा है और सारे का सारा उसी कब्जे में जा रहा है। तो ऐसे में लेबर्स ने जो है वो स्ट्राइक की, और एक बैंक के लेबर थे, उस बैंक के लेबर ने जो है स्ट्राइक की, और उसके ऊपर उनके ऊपर इल्जाम लगा। 4 लोग थे, उन चारों के ऊपर इल्जाम ये लगा कि इन्होंने बम जो है वो ब्लास्ट किया है, और बम ब्लास्ट के के तौर पे जो है वो 4 लोगों को जो है फांसी दे दी। उन्हीं की याद में जो है 1 मई 1886 को जो है वहां पे ये लेबर डे हुआ। तो ये आज तक लेबर डे की छुट्टी मनाई जाती है। यहाँ पे ये इस पिक्चर में डिपिक्ट किया गया कि 4 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया इसके ऊपर कि भाई उन्होंने जो है वो धमाका किया, बम धमाका किया। लेकिन एक्चुअली बम धमाका नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी डिमांड्स जो है वो सामने रखी थी। और डिमांड्स में क्या था कि एक तो 8 घंटे की शिफ्ट हो, क्योंकि 16 घंटे की शिफ्ट थी, और दूसरा जो है वो एटलीस्ट जो है वो छुट्टी दी जाए, हफ्ते में एक आध छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन गो कि उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पर ये चीज़ें सामने आई, और इनको किसी न किसी सूरत में, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है वो माना भी जाने लगा। तो वर्कर्स के राइट कोई नहीं थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुलाम थे, तो ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के गुलाम थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वर्कर यूनियंस बनी, ठीक है, तो उन वर्कर यूनियंस ने आगे जाके फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व किए। इसके बाद जो है जी फिर क्या हुआ कि ग्रोवर क्लेवरलैंड जो है वो फर्स्ट टर्म के लिए जो है वो सदर मुंतखब हुए 1885 से लेके 1887 तक, और इनकी जो सेकंड टर्म थी वो हुई जी 1893 से लेके 1897 तक ये दोबारा वापस आए। अब ये वापस क्यों आए, अब ये भी इसके पीछे भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कहानी है कि होता ये है कि जब इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो उस टाइम पे मुल्क के अंदर हालात ये थे कि एक तो बहुत फास्टली ग्रोथ हो रही थी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इकॉनमी के अंदर हमेशा जो है ना बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि इकॉनमी का रूल है बहुत ही सिंपल सा, सप्लाई एंड डिमांड का, कि भाई अगर सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी तो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, रेट्स उसके कम हो जाएंगे। लेकिन इसी तरह से जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो रेट्स हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहां पे इतना ज़्यादा बैंक्स ने लोन दे दिया, इतना ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रीज बन रही थी, हर साइड पे ग्रोथ हो रही थी, तो बैंकों ने दोबारा से वही जो 1937 के अंदर हमने देखा था, लोन देने स्टार्ट कर दिए। जब बहुत ज़्यादा लोन्स दिए बैंकों ने, तो उससे छोटे छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की लालच के अंदर आके। तो उस प्रोडक्शन के नतीजे के तौर पर मंडियों के अंदर जो है, जो बाजार थे, बाजारों के अंदर माल बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, यानी कि जितनी कंज्यूमर की नीड थी उससे बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब कंज्यूमर की नीड से ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है उसका जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगी, तो उससे जो है पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो खराब होगा, उसके ऊपर नुकसान पड़ेगा। तो ऐसे बाजारों के अंदर माल बहुत ज़्यादा हुआ, और पीछे से मजीद बैंकों से लेके आते जाते रहे। अब जब ये जो बाजारों में जिन लोगों ने माल अपना फेंका था, तो इन्होंने तो उधार के ऊपर बैंक से पैसे लेके फेंका था, ठीक है। अब जब यहाँ पे जो रेट है वो नीचे गिर गया, तो अब जब रेट नीचे गिरा तो जाहिर बात है इनके पैसे पूरे नहीं हुए। तो जब इनके पैसे पूरे नहीं हुए तो ये बैंक को कैसे वापस करेंगे, तो उसके नतीजे के तौर पे एक पूरे का पूरा फिर जो है वो एक डिप्रेशन कंडीशन पैदा हुई, और एक डिप्रेशन आया अमेरिका के अंदर 1893 से 1897 के अंदर। लेकिन इसके आगाज जो है वो अभी फर्स्ट टर्म से ही, ग्रोवर लैंड की जो है वो फर्स्ट टर्म से ही हो चुका था, कि भाई आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के हालात इधर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरा, इसी दौरान एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि यहाँ पे जो गोल्ड इकोनॉमी थी उसको चेंज करके सिल्वर इकोनॉमी बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि अब जब बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे पैसे बैंकों ने इशू करना शुरू कर दिए, तो उसमें जो है वो सिल्वर जो है, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रेड की जाती थी वो गोल्ड और सिल्वर खास करके इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, तो सिल्वर गोल्ड जो है उसको लोगों ने होल्ड कर लिया। अब जब लोगों ने गोल्ड होल्ड किया तो सिल्वर पीछे बचा, तो सिल्वर को इकॉनमी बना दिया गया। अब जब सिल्वर को इकॉनमी बनाया तो सदर साहब ने अनाउंस कर दिया, ठीक है, नए इलेक्शन एक तो आ गए उसी दौरान में, और नए इलेक्शन आए तो वो इलेक्शन इसके ऊपर आए कि सिल्वर की इकॉनमी होनी चाहिए या गोल्ड की होनी चाहिए। तो इसी दौरान क्योंकि अब गोल्ड जो था उसको होल्ड कर लिया गया था बैंक्स के अंदर, ठीक है, तो लोगों ने भी होल्ड कर दिया, वो भी अभी इसको नहीं दे रहे थे, तो सिल्वर की इकॉनमी बनाने की कोशिश की गई। और दूसरी साइड पे सिल्वर की कुछ कानें जो हैं माना जाता है वो निकल आई। जब सिल्वर की कानें निकल आई तो ऐसे में क्या हुआ कि सिल्वर की कानों की वजह से शदीद किस्म का सिल्वर के रेट्स गिर गए। तो ऐसे में जो है फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन पैदा हुआ। इनको दोबारा से जो है वो चुना गया, इस सदर साहब को, ग्रोवर क्लेवरलैंड को। ये वापस आए, उन्होंने गोल्ड इकॉनमी को जो है वो बहाल किया, और अमेरिका के कुछ हालात ठीक हुए, क्योंकि ठीक तो फिर भी नहीं हुए बेचारे। ये जब गए तो उसके बाद से कुछ हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुए उनके 2 सालों के बाद, कि इनके दोबारा चूज़ करने का पर्पज़ ये था कि भाई हालात ठीक हो, लेकिन हालात ठीक नहीं हो सके, तो ये बहुत बड़ी एक गड़बड़ हुई। उसके बाद क्या हुआ जी, इसी दौरान, इसी एरा के दौरान, यानी 1890 से
900 तक जो है वो वर्कर्स की जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनना स्टार्ट हो गई, यूनियंस बनना स्टार्ट हो गई। इसी दौरान वर्कर्स ने स्ट्राइक भी कर दी, ठीक है। एक पुलमैन कंपनी जो थी, पुलमैन कंपनी में एक स्ट्राइक हुई, वर्कर्स ने अपने जो है वो कुछ डिमांड्स रखी उनके सामने कि भाई आप हमारी अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे तो हम जो है वो स्ट्राइक करेंगे। तो उस टाइम पे वर्कर्स को इतनी ज़्यादा अहमियत दी नहीं जाती थी, तो उन्होंने क्या किया जी, फिर जो है वो स्ट्राइक कर दी मई 11 1994 से लेके जुलाई 20 1894 तक ये रही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ी, यहाँ तक कि शिकागो में फिर जो है वो लो वेज के ऊपर जो है वो हुआ। फिर इसी तरह से जो है वो वर्कर्स यूनियन सामने आ गई, ठीक है जी। ऑल रेलवे वर्कर यूनियन खास करके सामने आई, क्योंकि ये रेल रोड की स्ट्राइक्स थी और सब ज़्यादा माल उसी के ऊपर इधर उधर लेके जाया जाता था। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो है वो पैदा होना स्टार्ट हो गया और पूरे के पूरे वर्कर्स ने बाइकआउट स्टार्ट कर दिया लोगों के ऊपर। फिर लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो उसके जगह तौर पर हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए, क्योंकि ट्रेन पहिया जैम हो गया था। जब ट्रेन का पहिया जैम हुआ तो इसका मतलब उसका जो बिजनेसमैन लोग थे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन थी उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट हुई इस वजह से, ठीक है। तो ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी डिमांड्स भी मानी गई और 8 घंटे की शिफ्ट की गई और साथ में एक छुट्टी जो है वो भी दी गई। इसी के दौरान पहले भी कुछ हो चुकी थी और कुछ जो है अभी फिर मानी गई, क्योंकि बहुत सख्त किस्म की और बहुत ही नुकसान वाली जो है स्ट्राइक थी। तकरीबन माना जाता है कि $1 बिलियन का लॉस वर्कर्स को अपनी सैलरीज में करवाना पड़ा इस पूरी की पूरी स्ट्राइक के दौरान, यानी इतनी शदीद स्ट्राइक थी। लेकिन इससे यह हुआ कि वर्कर्स को एक बात का एहसास हो गया। वो क्या हो गया कि भाई हमारी बहुत ज्यादा पावर है, अगर हम जो है अपनी डिमांड सही तरीके से मिल के सामने रखेंगे तो तभी होगा। क्योंकि देखिए ये डिमांड सिर्फ एक कंपनी से पैदा हुई। पुलमैन कंपनी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देती तो ये कभी इतना बड़ा प्रॉब्लम ना बनता, लेकिन पुलमैन ने नहीं माना उस कंपनी ने। उसके बाद जो है वो वर्कर यूनियन तक पहुंची, ठीक है। जब वर्कर यूनियन यानी ARU तक पहुंची, रेलवे के वर्कर्स ने हड़ताल कर दी, एक एरिया में, दूसरे एरिया में, तीसरे में, करते करते पूरे मुल्क के अंदर फैली और पूरे मुल्क में पहिया जाम हो गया। तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान ट्रांसपोर्टर्स को भी हुआ, गुड्स वालों को भी हुआ, चीजें जो उनका नुकसान हुआ, तो ये बहुत नुकसान था। एट द एंड जो है वो मानना ही पड़ा फिर, ठीक है। और इसी दौरान जो है वो 4 से लेके 30 तक माना जाता है जो वर्कर्स हैं वो भी इसमें मारे गए, क्योंकि स्ट्राइक्स हुई, उन्होंने जो है वो अटैक कर दिया था, तो इनके ऊपर आगे से अटैक किया गया, तो जो है वो वर्कर्स जो है वो मारे भी गए। और इसके बाद जो है 1897 के अंदर जो है वो डिप्रेशन जो है वो जो एक शदीद किस्म के बुरे हालात चले। देखें पहले बूम आया, ज़बरदस्त किस्म का बूम आया और लोगों, क्योंकि जो इकॉनमी थी उसको मैनेज नहीं किया जा सका, तो हुकूमत ने जब मैनेज नहीं किया, लोगों ने अपनी मर्जी से मजीद माल फेंका, तो डिप्रेशन आ गया। अब डिप्रेशन के बाद दोबारा से जो है वो ग्रोथ स्टार्ट होगी, फिर से अमेरिका की ग्रोथ का जो है वो एरा स्टार्ट होगा इस टाइम पे। और लास्ट स्लाइड देखते हैं, तो उसमें जो है वो सबसे पहले क्या हुआ जी कि 1898 के अंदर जो है, तो 1898 के अंदर क्या हुआ कि स्पेनिश अमेरिकन वॉर हो गई। अब वॉर कैसे हुई? वॉर ऐसे हुई कि जो क्यूबा है, यहाँ पे इस मैप के अंदर अगर आप देखें तो ये है क्यूबा, ये इलाका है अमेरिका का, ठीक है। तो यहाँ पे है क्यूबा। अब क्यूबा में यहाँ पे बहुत से जो है वो अमेरिकन्स भी बसते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हुकूमत थी, स्पेनिश हुकूमत, क्योंकि स्पेनिश के कंट्रोल में था उस टाइम पे, स्पेन इस टाइम पे यहाँ पे कंट्रोल करता था इसको, तो यहाँ पे उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसके नतीजे के तौर पे यहाँ पे एहतजाज हुआ क्यूबा के अंदर। और क्यूबा में जो है फिर बहुत से लोगों को इन्होंने मारा, ठीक है। वहाँ पे यानी एक तशद्दुद जो है वो स्टार्ट हो गया। अब जब वहाँ पे तशद्दुद हुआ तो वहाँ के जो अमेरिकन थे उन्होंने शोर शुरू कर दिया और उन्होंने अमेरिका से डिमांड की कि भाई आप जो है स्पेनिश गवर्नमेंट को समझाएं कि वो ऐसा ना करें, ठीक है, और हमें भी कुछ राइट्स दें। इसके ऊपर जब अमेरिका ने जो है वो बात की स्पेन से कि भाई आप जो है कुछ राइट्स इन्हें दें और उनके ऊपर तशद्दुद ना करें, तो आगे से जो स्पेन है उसने क्या आंसर किया कि भाई आप हमारे अंदर के मामलात में, इंटरनल अफेयर्स जो हैं उनके अंदर मुदाखलत ना करें। अब ये जवाब जो है वो काफ़ी नागवार गुजरा अमेरिका को, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका जो है वो काफ़ी बड़ी पावर बन चुका था। उसने कहा अच्छा तो आपने मुझे जो है वो आंखें दिखाई हैं, तो ऐसे में जो है अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो अमेरिका ने क्या किया जी, उसके खिलाफ जो है वो वॉर वहाँ पे स्टार्ट कर दी। उसमें क्या हुआ कि एक साइड पे अगर देखें तो एक मैप, यहाँ पे एक फ्रंट, यहाँ पे दूसरा फ्रंट, यहाँ पे है, तो ये है हांगकांग यानी कि चाइना। उस टाइम पे जो चाइना है और जो अमेरिका है इनकी बड़ी दोस्ती चल रही थी। जैसे आज बहुत ज़्यादा दुश्मनी चल रही है चाइना और अमेरिका की, वैसे ही जो है चाइना और अमेरिका की उस टाइम पे बहुत शदीद किस्म की दोस्ती थी और बहुत बड़ी जो है वो इनकी ट्रेड भी थी एक दूसरे के साथ। इवन यूएस जो है वो चाइना में जाके उसने ब्रिटिशर्स से बचाया अमेरिका चाइना को, ठीक है। तो यहाँ पे एक जहाज़ जो था, बहरी जहाज़, यहाँ से हांगकांग से निकला और वो जहाज़ पहुँचा यहाँ मनीला के अंदर। ये जो मनीला है ये फिलिपाइन का इलाका है, फिलिपाइन का एक आइलैंड है। तो फिलिपाइन भी जो है उस टाइम पे स्पेन के कब्जे में था।
तो यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे स्पेनिश अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया और इस जहाज़ ने आगे से वापसी पे उनके ऊपर अटैक किया और तकरीबन कोई 1000 के करीब उनके जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया और ख़ुद कोई भी नुकसान इसे नहीं पहुंचा और इस तरह से यहाँ पे इसको शानदार किस्म की कामयाबी मिली। दूसरी साइड पे यहाँ पे जब जंग छिड़ी, यहाँ पे अमेरिका आया, तो अमेरिका ने क्या किया जी, यहाँ पे वॉर की और इस वॉर के के तौर पे यहाँ पे अमेरिका को भी कामयाबी हुई और स्पेन को यहाँ पे शिकस्त होगी। एक तो ये इलाका, क्यूबा का इलाका जो है वो स्पेन के हाथ से निकल गया, ठीक है, और दूसरा जो है ये प्रेटो रिको का यहाँ जो ये छोटा सा आइलैंड है ये भी स्पेन के हाथ से निकल गया। ये दोनों जो है वो अमेरिका के कब्जे में चले गए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो स्पेन का इलाका था, स्पेनिश तो पहले ही जो है ये फिलिपाइन का जो इलाका, फिलिपाइन वाले पहले ही लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, तो जब उसके बाद अमेरिका ने यहाँ पे कब्जा किया क्योंकि स्पेन को शिकस्त हो गई वॉर के अंदर, तो अमेरिका ने कब्जा किया, तो अमेरिका के खिलाफ लड़ना शुरू हो गई। गो के बाद में अमेरिका ने भी इन्हें जो है वो आज़ाद कर दिया, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे भी अमेरिका का यानी फिलिपाइन पे भी अमेरिका कब्जा हो गया, स्पेन की यहाँ पे जो कॉलोनी थी क्यूबा के ऊपर भी और प्रेटो रिको के ऊपर भी। फिर ये एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस जिसे कहा जाता है। तो ये जो ट्रीटी ऑफ पेरिस है ये पेरिस के अंदर 1898 के अंदर ही हुई और इसके तहत जो है ये तय पाया कि भाई ये जो तीनों इलाके हैं ये अब अमेरिका के कब्जे में ही रहेंगे, यानी कि स्पेन को एक किस्म की शिकस्त होगी इस वॉर के अंदर। फिर क्यूबा जो है यहाँ पे अमेरिका की कॉलोनी बन गई, एक इंडिपेंडेंट मुल्क ही था, एक इंडिपेंडेंट मुल्क बना दिया गया इससे पहले, क्योंकि क्यूबा इंडिपेंडेंट तो था नहीं, स्पेन के अंडर था, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो जो है वो प्रो अमेरिका थी, अमेरिका ने अपनी मर्जी से वहाँ पे बनाई थी, तो एक किस्म का कॉलोनी ही इसे कह लें। गो कि अमेरिका की पॉलिसीज के अंदर फिलहाल नहीं था कि वो कॉलोनी बनाए किसी को, क्योंकि वो खुद पहले कॉलोनी रह चुके थे, तो इसलिए अमेरिकन इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस वजह से वहाँ पे अपनी हुकूमत बनाई कि भाई किसी तरह से दोबारा से जो है स्पेन वापस इसे हासिल ना कर ले। तो एक तो ये इलाका, दूसरा ये इलाका और तीसरा जो है ये फिलिपाइन का इलाका, यहाँ पे अमेरिका का कब्जा हो गया 1898 के अंदर, ठीक है। तो ये जो है ये इवेंट रहा 19वीं सेंचुरी का। उसके बाद आते हैं जी 20वीं सेंचुरी के अंदर। तो 20वीं सेंचुरी के अंदर जो है वो बात करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हुआ, सबसे पहले तो 1901 से लेके और 1909 तक का जो टाइम है ये रिपब्लिकन का रहा और रिपब्लिकन के 2 बार जो सदर मुंतखब हुए रूजवेल्ट साहब, और बहुत बड़ा नाम है और इनकी पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ रहीं, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे एरा जो था वो प्रोग्रेसिव एरा एक किस्म का चल रहा था, गो कि अभी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी जो है वो एरा ऐसा था कि उस टाइम पर अब दोबारा से डिप्रेशन से बाहर आया अमेरिका, तो इस वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो वही जो एक सिलसिला रुका हुआ था तरक्की का, वो तरक्की का सिलसिला दोबारा से यहां से स्टार्ट हो गया, दोबारा से इस तरह से अमेरिका आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। इसी दौरान जो है फिर उसके बाद जो उनकी हुकूमत खत्म हुई तो फिर जो है वो पानामा कैनाल 1912 के अंदर जो है इसको खोल दिया गया। पहले जो है पानामा को फ्रांस ने जो है वो कोशिश की थी, फ्रांस और इटली ने, लेकिन वो उसे यहां से खोल नहीं सके। तो पानामा इस मैप के अंदर अगर आप यहां पे देखिए तो ये है अमेरिका, ठीक है, ये यानी नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे नीचे है साउथ अमेरिका। तो अब अगर अमेरिका को यहाँ से न्यूयॉर्क से अगर कोई चीज़ जो है वो समंदर से, क्योंकि जो जितनी बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्टेशन है वो तो बहरी जहाज़ों में होती थी और अब भी बहरी जहाज़ों में होती है, तो वो बहरी जहाज़ यहाँ से भेजेगा अपने ही दूसरे कोने के लिए। जैसे यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को है, बिल्कुल दूसरे कोने पे है, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन है, तो इसका मतलब 2 बिल्कुल अपोजिट साइडें हैं, तो बीच में से इतना ज़्यादा जो है वो ज़मीन के थ्रू तो सामान भेजा नहीं जा सकता। तो अब क्या होगा कि यहाँ से वो बहरी जहाज़ चलेगा और पूरे के पूरे जो है वो साउथ अमेरिका का चक्कर काट के यहाँ चिली से होता हुआ, ठीक है, और उसके बाद जो है पीरू से होके यहाँ पे बाहर से यहाँ पहुंचेगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो डिस्टेंस से यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे पानामा का जो इलाका है, जो आजकल तो हम खैर वैसे ही जानते हैं पानामा लीक्स की वजह से, तो ये पानामा का जो इलाका है अगर यहाँ से कैनाल जो है वो निकाल दी जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ से ये निकलेगा अमेरिका और यहाँ से जो इस साइड पे आ सकेगा, एक तो वेस्ट की साइड पे ये ट्रेड कर सकेगा, गो कि ये वेस्ट नहीं इसकी साइड, क्योंकि दुनिया गोल है, तो उसकी उस साइड पे जो है वो दोबारा से ईस्ट ही आ जाता है, खास के फिलिपाइन का या हवाई के जो जजीरे हैं, ठीक है, हवाई का सॉरी जो जजीरा है, तो वो हवाई का जजीरा हो गया, वहां पे जापान पीछे आ गया इस साइड पे, तो जापान जो है ये उस तक जापान तक अपनी ट्रेड को लेके जा सकेगा। तो इसका पर्पस भी यही था कि अगर यहां से पानामा कैनाल बना दी जाए तो जापान एक नई मंडी मिलेगा और वहां पे जाके हमारी जो ट्रेड है वो इंक्रीज होगी। इसी तरह से जो बैक साइड के जो और बहुत से कंट्रीज है वहां पे पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, वरना इतना लंबा जो चक्कर है इससे कॉस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो ऐसे में जो है वो फिर 1912 के अंदर इसका इफ्तिताह किया गया और अमेरिका इसमें भी कामयाब रहा, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ और इससे जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। फिर क्या हुआ, प्रोग्रेसिव एरा रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस आखिर करवाई दी गई, जिसका इतने टाइम से जिक्र हो रहा था कि भाई अब ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए, कि अब जो है वो ये, क्योंकि एक फिलोसफिटिकल ये बहस थी कि प्रोग्रेसिव एरा रिफॉर्म्स हैं हर एक के लिए, खास करके सोशल हैं, वो इकोनॉमिक हैं, कल्चरल रिफॉर्म्स हैं, वो हर तरह की रिफॉर्म्स हैं कि अब मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आगे तभी बढ़ेगा जब रिफॉर्म्स होंगी और रिफॉर्म्स ऐसी होंगी जो सबके लिए एक जैसी होंगी। अब इसमें कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब नहीं, बल्कि सबके लिए एक जैसी रिफॉर्म
रिफॉर्म्स लेके आए, तो वो रिफॉर्म्स फिर यहाँ पे आई, उन रिफॉर्म्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसके बाद जो है ये रिफॉर्म्स जो है वो आगे बढ़ी। और वुडरो विल्सन साहब इस टाइम पे जो है वो अमेरिका के इस टाइम पे सदर थे और तकरीबन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद तक यानी 1919 तक यही जो है वो यहाँ पे फिर प्रेसिडेंट रहे। तो ये एक मॉडर्निटी और लिबर्टी का आगाज़ था, आज़ादी का। जो पॉलिटिकल साइंस अगर आपने पढ़ी है तो जॉन स्टुअर्ट मिल साहब जो हैं, ठीक है, जिनको अब्बा जी कहा जाता है लिबर्टी का, या जो आज हम मानते हैं कि भाई ये जो मादर पिदर आज़ाद जो तबका हम मानते हैं कि भाई बिल्कुल हर तरह से आज़ाद है, तो उनकी जो राइटिंग्स की, उनकी जो थॉट्स थे उसके ऊपर, जॉन स्टुअर्ट मिल के थॉट के ऊपर जो है ये प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स आई या फिर लिबर्टी एरा आया, जिसके अंदर औरतों को भी हुकूक दिए गए, क्योंकि अब औरतें मुआशरे का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थी और आहिस्ता आहिस्ता मजीद उभर के सामने आ रही थी। तो ऐसे में जो है उन्हें भी जो है फिर आज़ादी हासिल थी, तो लिबर्टी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, आज़ादी इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो औरतों को जो है वो हुकूमत के मामलात में जो है वो दाखिल किया गया। गो के बहुत से अमेरिकन जो है वो अमेरिकन यानी इसके ऊपर डिवाइड थे कि एक साइड पर अगर 40% ये कहते थे कि राइट्स दो तो 60% के मुखालिफ थे, लेकिन फिर भी अब रिफॉर्म्स आनी थी, तो ऐसे में 16th अमेंडमेंट भी इस दौरान पास हुई, ठीक है, और इनकम टैक्स के ऊपर जो थी। और 19th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें वुमेन जो हैं, औरतों को पहली बार जो है वो वोट का हक दिया गया। तो अमेरिका में पहली बार औरतों को जो वोट का हक मिला वो 19वीं जो अमेंडमेंट है उसके तहत जो है वो मिला। इसके बाद क्या हुआ, फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो बनाया गया 1913 के अंदर। अब देखिए बार बार इकोनॉमिक डिप्रेशन आ रहा है, तो उसका नतीजा क्या था कि बैंक्स अपनी मर्जी से जो है वो पैसे वगैरह छाप देते, तो प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती कि उनके पीछे कोई इकोनॉमी तो थी नहीं, कोई स्टैंडर्ड सिस्टम तो था नहीं। तो इसीलिए रिजर्व बैंक बनाया गया, रिजर्व बैंक का सिस्टम बनाया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका अब क्या करेगा कि उसके पास पीछे एक सिस्टम मौजूद रहेगा जैसे स्टेट बैंक है, ठीक है। तो अब उसे पता चलेगा कि उनके पास कितने रिजर्व मौजूद हैं और किस हिसाब से उन्होंने जो है वो पैसे छापने हैं या कैसे इकोनॉमी को वो हैंडल करेगा। तो इससे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। जो फेमिनिज्म है या फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं वो भी इस टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अभी वो प्रॉपर मूवमेंट्स तो नहीं आई, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा वेव अगर कहा जाए तो पहली वेव 1848 पे आई थी कि जिस टाइम पे बात की गई थी या औरतों ने बात की थी अपने हुकूक की। उसके बाद 1912 के बाद से फिर जो है दोबारा से औरतें जो है प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स के तहत सामने आई कि भाई अब हमें दोबारा से जो है वो आज़ादी दी जाए हर मामले में, यानी जो जहाँ पे मर्द है वहाँ पे औरत को भी उसके बराबर किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ जो है वो दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक करें या गुलामों जैसा सलूक करें, क्योंकि औरत और गुलाम के एक जैसे ही राइट थे अमेरिका के अंदर। इक्वालिटी की यानी सबसे बड़ी जो डिमांड थी वो उनकी थी कि भाई हमें बराबरी दी जाए। तो खास करके इसमें जो इशू बना वो ब्लैक वुमेन्स का बना कि ब्लैक वुमेन्स जो थी उनको फिलहाल अभी तक वोट का हक नहीं दिया गया था, क्योंकि ब्लैक लोगों को मुश्किल से दिया गया तो औरतों को कहां से दिया जाता। खैर इसके ऊपर भी फिर जो है बाद में इन्हें भी इजाजत दे दी गई ब्लैक, क्योंकि अब लिबरलिज्म आया तो जाहिर बात है फिर सब बराबर है, तो उसमें काले क्या गोरे क्या फिर औरतें क्या, तो उनको भी जो है फिर वो दिया गया, इजाजत दी गई कि भाई आप भी जो है अब वोट में हिस्सा ले सकती हैं। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टाइम था अमेरिका की, और ये भी जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1893 का आया था उससे पहले जो इकोनॉमी जैसे बूम कर रही थी और जैसे इतना ज्यादा माइग्रेशन हुई, तो ये दूसरा दौर दोबारा से आ गया बहुत ज्यादा ग्रोथ का और बहुत ज्यादा तरक्की का, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट वर्ल्ड वन तक जो है चला, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या रोल रहा, ठीक है, सेकंड में क्या रोल रहा, फिर से आगे से कोल्ड वॉर आ जाएगी तो उसको हम फिर जो है वो डिटेल से डिस्कस करते चले जाएंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ पे दूसरा लेक्चर भी अमेरिकन हिस्ट्री का एंड होता है। तो फीडबैक के लिए जैसे हर बार आपको कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप वहाँ अपना फीडबैक ज़रूर दें, अच्छा हो या बुरा हो, ताकि जो है वो मज़ीद से इंप्रूव किया जा सके। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।